कैसे हैं सब लोग? सब लोग कहाँ, दो चार लोग ही हैं जो बात करते हैं। सूर्य ज्योति जी, मयूरी जी, पंकज जी, जॉय, विशाल जी, दो चार लोग ही तो बात करते हैं। बाकी सब तो यूट्यूब की तरह सुनते हैं और चले जाते हैं। चलिए, ऑडियो बिल्कुल क्लियर है यस सर। हम सब? यस सर। फाइन। देखते हैं और बच्चे कितने ज्वाइन करते हैं, कितने ज्वाइन नहीं करते। इसके बाद ही हम लोग जो है, किसी को कुछ बात कहनी है, कुछ कोई बात, या फिर हम लोग शुरू करें? चलिए शुरू करते हैं क्लास को। देखिए, लास्ट टाइम हम लोगों ने वेरी स्टार्टिंग हम लोग चल ही रहे हैं क्लासेस में, हमने कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री पढ़ी, फॉर्मेशन ऑफ यूनियन पढ़ा, उसमें सिटीजन डाल दिए, और फंडामेंटल राइट्स तो हम लोग पहुंच चुके थे। फंडामेंटल राइट्स जब हम लोग पढ़ रहे थे, विच इज द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये डिसाइड किया कि क्योंकि फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड अगेंस्ट द स्टेट, राज्य के विरुद्ध आपको दिए जाते हैं, क्योंकि राज्य आपके फंडामेंटल राइट्स अदरवाइज खा जाएंगे। तो इसीलिए राज्य की डेफिनेशन हम लोगों ने आर्टिकल 12 में दी, वो आप लोग को याद हो गई। ठीक, आर्टिकल 13 में हमने फिर लॉ, क्योंकि हमेशा प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ का नाम आएगा, आगे भी आप लोग पढ़ोगे, तो लॉ में क्या क्या आएगा वो भी आप लोगों को पता चल गया। इसमें रूल्स बाय लॉज एंड ऑल सब सब थे, और उसमें थोड़े इशू अमेंडमेंट्स को लेके हुए जो हम आगे भी पढ़ेंगे। लेटर हम लोगों ने राइट टू इक्वालिटी पढ़ लिया, उसके दो कॉन्सेप्ट्स याद रखिएगा। राइट टू इक्वालिटी में इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक, इक्वालिटी बिफोर लॉ इज आल्सो रूल ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मतलब विधि के समक्ष समानता, जिसमें जिसके प्रति जिसके तहत हम लोगों को डिसएडवांटेज लोगों को एडवांटेज प्रोवाइड करते हैं ताकि वो बराबर स्तर पे आ पाए। एक नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा वो 15 16 15 में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना था हमें। 16 में हमें पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करनी थी, कब कब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में किन किन को रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जा सकता है। उसके बाद हम लोगों ने 17 और 18, उसके बाद और पढ़ा था एक एबॉलिशन ऑफ टाइटल हम लोगों ने पढ़ा था, और दूसरा मेरे दिमाग से अभी स्लिप कर गया, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी सर। हाँ, अनटचेबिलिटी, राइट। वो दोनों भी हम लोगों ने पढ़ लिए थे। उसके बाद अब हम लोगों के लिए आता है सेकंड फंडामेंटल राइट, दैट इज राइट टू फ्रीडम। अब इस राइट टू फ्रीडम, हमें चाहिए आजादी, हमें चाहिए आजादी, ये दिल्ली में बहुत चला था, ठीक है। तो ये वही है आजादी, फ्रीडम। फ्रीडम किस किस चीज की? आर्टिकल 19 को हमेशा कोट करेंगे लोग, और क्या बोलेंगे? हमें स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, बोलने की, ठीक है, व्यक्त करने का अधिकार संविधान ने दिया है। किसने, किसमें? अनुच्छेद 19 में आर्टिकल 19 गारंटीज द राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, क्योंकि सारे झगड़े इसी को लेके होते हैं। हेलो सर। जी, राम राम सर। राम राम, बताइए। सर हम रास्ते में हैं, आपका क्लास नहीं कर पाएंगे, 2 घंटे लग जाएगा पहुंचने। डोंट वरी, कभी ना कभी फिर मिलेंगे रास्ते में। लेकिन सर रिकॉर्डिंग क्लास भी तो नहीं मिलेगा सर, अटेंडेंस नहीं हो पाएगा। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम गुलाब बरुआ है। अच्छा, देखिए मैं वैसे भी हमेशा नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा कंटेंट पिछली क्लास का रिपीट करता ही हूँ, है ना। विद इन 4-5 मिनट्स में उसको कंपाइल करने की कोशिश करता ही हूँ। कुछ कॉन्सेप्ट्स में क्लैरिटी चाहिए होगी तो हमेशा आफ्टर क्लास एक दो क्लैरिटी हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू ले सकते हैं, ठीक है? ठीक है सर। चलिए, थैंक यू सर। हाँ, अभी मिलवाया है भगवान ने, फिर मिलवाएंगे, चिंता मत करिए। आगे चलते हैं। तो सारे इश्यूज जो होते हैं यूजुअली वो स्पीच एंड एक्सप्रेशन को लेके होते हैं। अब ट्विटर पे किसी ने कुछ लिखा सरकार के खिलाफ, जैसे बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ लोग लिखते हैं तो उठा लिए जाते हैं, ऐसे बंगाल के लिए तो बोल सकता हूं। और यहाँ पे लिखते हैं अगर सेंटर के लिए, तो कभी कभी ईडी का छापा पड़ जाता है ना। वैसे ईडी का छापा तो जेन्युइन ग्राउंड पे पड़ता होगा, ये मुझे बोलना पड़ रहा है, पर मैं बता रहा हूं कि अगर
ये टैक्टिक्स यूज की जाएंगी तो स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट भी, लाइक फॉर एग्जांपल जो क्रिटिसिज्म है, क्रिटिसिज्म ऑफ पॉलिसीज, दिस इज द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, अब क्रिटिसिज्म ही नहीं कर सकते आप, ना विरोधी दल कर पा रहे हैं क्रिटिसिज्म, ना जनता कर पा रही है, तो भाई हमारा एक अधिकार तो हमने छीन लिया स्पीच एंड एक्सप्रेशन का। अब स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्यों जरूरी है? अरे हम ये कैसे बताएं कि सरकार गलत कर रही है? तो ये तो हमें बताना पड़ेगा ही। एंड ऑल्सो रिमेंबर, ये फंडामेंटल राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वाला जो है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये इंडिविजुअल्स के खिलाफ लाई नहीं करता। इंडिविजुअल के खिलाफ तो भाई उसने कुछ गलत बोला तो डिफेमेशन लाई करता है, अदरवाइज इंडिविजुअल क्या ही रोकेगा आपको? ठीक है, रोकेगा तो कोई ना किसी ऑफेंस वो आईपीसी में कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा। राइट नाउ इट इज बीएनएस, जैसे कि रिस्ट्रेन कर रहा है आपको, कंफाइन कर रहा है आपको, तो इंडिविजुअल की बात नहीं है, स्टेट की बात है। स्टेट के अगेंस्ट ये राइट आपको मिला है। तो स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल। अगर स्पीच एंड एक्सप्रेशन को अगर हम रोक देंगे तो इस माननीय सरकार भी बदलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगला इलेक्शन आया लेकिन उसके खिलाफ किसी ने कोई विरोधी नहीं किया था, कोई क्रिटिसिज्म नहीं किया। अच्छा, एवरीबडी इज कंफर्टेबल इन, आर देयर सम पीपल हु हैव some issues with the understanding of Hindi? Sometimes is it difficult? So if is it, then I'll switch on to English. And if some people have issues with English, then I'll go with both, amalgamation of both. ठीक है? No issues with that. And even if somebody has issue with that, that is a genuine ground. भाषा सिर्फ माध्यम है, क्योंकि अभी तमिलनाडु में इशू चल रहा है, बहुत मजा आएगा पढ़ के, आप उस पार्ट को जब पढ़ोगे ना कि कैसे ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट पास हुआ, क्या डिमांड थी तमिलनाडु की, है ना, अभी भी चल रहा है। एनईपी ने 3 लैंग्वेज फॉर्मूला पे बात की है। और बहुत इन डेप्थ जाके आप लोगों को ये समझना चाहिए कि लैंग्वेज वाला जो इशू है कि उसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक, जैसे 2 मेजर फैमिलीज ऑफ लैंग्वेजेस मिलती है, जिसको नॉर्थ इंडियन लैंग्वेजेस बोलते हैं और साउथ इंडियन लैंग्वेजेस बोलते हैं। जस्ट गिविंग यू एन आइडिया, नॉर्थ इंडियन लैंग्वेजेस को ये लोग नाम देते हैं इंडो आर्यन लैंग्वेजेस, और साउथ इंडियन को बोलते हैं द्रविडियन लैंग्वेजेस। इंडो आर्यन में आ जाती है हिंदी, गुजराती, बंगाली। हिंदी के अंदर बहुत सी भाषा आती हैं, मोस्ट प्रॉब्ली आसामी, बिकॉज आई डोंट नो अबाउट इट। आसामी नॉर्थ इंडियन तो है ही, पर वो इंडो आर्यन फैमिली में आती है कि नहीं? आती होगी, क्योंकि समवॉट बंगाली से सिमिलर है। Am I right? हाँ सर, आती है। हाँ, डेफिनेटली। सब इन सब का बेस कहीं ना कहीं वो संस्कृत की तरफ आता है। ठीक है, और ये उसी से इवॉल्व हुई है, आपको डायरेक्ट कनेक्शन नहीं मिलेगा आपको। और साउथ इंडियन वाली जाएंगे तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट से आता है, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़। ठीक है, तो उस वक्त भी ये इशू था मद्रास प्रति के, थोड़ा ऑफ टॉपिक है लेकिन ये रिलेट होगा आगे। कोंकणीज एंड इंडो आर्यन, ओके, नॉट एग्जैक्टली साउथ इंडियन है लेकिन वो है, यस राइट। तो लाइक फॉर एग्जांपल जो आंध्र प्रदेश में तेलुगु है उसमें सम व्हाट टच विद संस्कृत भी आने लगता है, लेकिन तमिल की तरफ जाएंगे तो प्योर वो डिफरेंट हो जाती है प्योरली। अब बात क्वेश्चन ये आई थी हमारे लीडर्स के उसमें कि इंडिपेंडेंस मिलना शुरू हो गया था। इफ यू रिमेंबर 1990 से डायर की स्टार्ट हो गई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1990 से। ठीक है, 1909 से ही शुरू हो गई थी। इसको आप क्रॉस चेक करिएगा। इसका मतलब यह है कि प्रोविंसेस में हमारे लोग इलेक्ट होने लगे थे। ठीक, और जब लैंग्वेज का इशू आया, देखिए हर देश में फॉल्ट लाइंस होती हैं। फॉल्ट लाइन समझते हैं? मतलब यस सर। यस, मतलब हर देश में कुछ ऐसी बारीक लाइन या कम्युनिटी में ऐसी बारीक लाइनें होती हैं जिसको अगर हम थोड़ा पिंच करें, वो लाइंस हैं, तो फॉल्ट लाइन एक्सपैंड हो जाएंगे और डिवीजन क्रिएट हो जाएगा। जैसे पहले हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फॉल्ट लाइन रिलीजन के आधार पर, धर्म या पंथ के आधार पर थी। उस फॉल्ट लाइन को एक्सप्लॉइट किया पॉलिटिशियंस ने और इंडिया का पार्टीशन हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट फॉल्ट लाइन जो उन्होंने बनाई थी वो द्राविड पीपल एंड आर्यन पीपल। उन्होंने ये बोला, दिस कैन ऑल्सो बी सेड एज द नॉर्थ इंडियन एंड द साउथ इंडियन पीपल। उस फॉल्ट लाइन को भी एक्सपोज करने का पूरा प्रयास किया गया। जैसे ही दे विल बिकम समवॉट सक्सेसफुल, तो ये भी अलग हो जाएंगे।
फिर अगली फॉल्ट लाइन होगी कौन सी, नॉर्थ में फॉल्ट लाइन बन जाएगी, गुजराती, हिंदी, बंगाली, आसामी, इन फॉल्ट लाइंस को यूज किया जाएगा। समझ रहे हैं? सक्सेसफुल हो गए तो इसे भी डिवाइड कर दिया जाएगा। ठीक, तो ऐसे ही हमारे देश में उस टाइम भी बहुत फॉल्ट लाइंस थी। वन ऑफ दैट वाज लैंग्वेज, एंड आई गेस गांधी वाज द फर्स्ट वन जिन्होंने शायद उसको स्पॉट कर लिया था। गांधी बीइंग अ गुजराती, his primary language is Gujarati. He wrote my experiments with truth in Gujarati, but he was the one who in 1918 decided that Hindi should be the common language. Why was this issue arise? क्योंकि पूरे देश में इतनी भाषाएं थी कि 4% लोग कुछ बोलते हैं, 6% कुछ लोग बोलते हैं। साउथ इंडियन को अगर मैं चारों को एक साथ जोड़ूंगा तो 20 से 25% लोग बोलते थे, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, तमिल। ठीक है, तो भी 20% हो रहा है, लेकिन हिंदी समवॉट 35 to 40% लोग बोल रहे हैं। तो दे डिसाइडेड, क्योंकि इंग्लिश तो 1% ही बोल रहे हैं, ठीक है, वो भी सिर्फ एलीट क्लास, तो इट्स बेटर जो 40% वाला है उसको धीमे 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 एक कॉमन लैंग्वेज बना दिया जाए। ठीक, देन सम पॉलिटिक्स हैपेंड। वो पॉलिटिक्स आज तक चलती आ रही है। वो पॉलिटिक्स स्टार्ट हुई थी द्रविड़ खसगम नाम से बाई पेरियार ईवी रामास्वामी, और आज उसी पॉलिटिक्स के नाम पे दो पार्टियां हैं which are known as DMK and AIADMK। यस, द्रविड़ खसगम। तो ये सब आपको वैसे आगे जाके पढ़ना ही है। अरे तेजस्विनी नोज अबाउट जस्टिस पार्टी, क्योंकि वो पेरियार की थी। और वही फॉल्ट लाइन पे आज तक चलते आ रहे हैं। इसीलिए अमित शाह ने बोला था कि आपको, सब गुजराती हैं, अमित शाह भी, लेकिन कोई तो कॉमन लैंग्वेज आपको रखनी होगी ना। दे आर अप फॉर इंग्लिश। देखिए, अब तो इंग्लिश पार्ट ऑफ अस बन चुका है, सो लीव इट। अगर मैं उस टाइम की बात करूं तो so they are up for English, ठीक, but they are not up for an Indian language। ये होम मिनिस्टर ने भी ये बात बोली थी कि आपको भारत की भाषा जो है वो बाहर की लगती है और बाहर की आपको ठीक लगती है। चलिए इस चीज को हम साइड में छोड़ते हैं, स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आते हैं। स्पीच एंड एक्सप्रेशन की जब हम बात करते हैं तो मैंने आपको बताया बोलने का अधिकार मिलना ही चाहिए। लेकिन जब आपने ये बोला हम क्या मांगे, आजादी, दैट्स राइट, ठीक है, गरीबी से आजादी है ना, और भुखमरी से आजादी, ये सब राइट है, पर आपने बोल दिया हमें भारत से आजादी चाहिए, तो इज इट actually a right which has been granted by the constitution? ये बात उठेगी। नो, यही डिमार्केशन अगर हम लोग सीख गए तो हमें कोई पागल नहीं बना सकता संविधान के नाम से। जैसे स्वरावास्कर का इंटरव्यू आई रिमेंबर, जब आता था कि हमें संविधान ने आजादी दी है, और भी लोग ऐसे बोलते हैं। लेकिन सीधी बात है कि कोई राइट एब्सोल्यूट नहीं है, इस पर हमने बार बार बात की थी। कोई राइट एब्सोल्यूट हो ही नहीं सकता, तो इसीलिए इस पे भी रिस्ट्रिक्शन लगेंगे। आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक। ऐसे ही असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस, प्रोफेशन, ये छोटे मोटे हैं, इसको पढ़ेंगे। कोई भी एब्सोल्यूट नहीं होगा, तो फटाफट आर्टिकल 19(1) को ही हम लोग पहले पढ़ते हैं, विच इज राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इतना और जान लीजिए कि पहले 7 राइट्स थे। राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी वाज डिलीटेड बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, ठीक है। तो राइट टू प्रॉपर्टी वाला हमने लीगल राइट बनाया था, तो फंडामेंटल राइट के यहां से भी हटा दिया था। आर्टिकल 31 से भी हटाया था, याद आ गया। 300 में डाल दिया है, राइट, राइट, ठीक। जस्ट अ मिनट।
पढ़ लीजिए। हाँ, जस्ट मिनट। हाँ, क्या है आर्टिकल 91A इंक्लूड Đây à? द Nó फॉलोइंग sạc à? राइट टू प्रोपगेट वन Windows एज वेल एज अदर, Mobile Windows अपने विचारों के अथवा दूसरे के विचारों का प्रदर्शन। और इसी में वेरियस जजमेंट आए और उसमें बात किया गया फ्रीडम ऑफ साइलेंस, also the freedom of silence is also okay. Sometimes not saying something also amounts Cái to giờ là thôi đi sao? speech, Nó nằm đây mà. है ना? ठीक है? Cái giờ nó Bữa nó hay không? मिरांडा राइट्स के बारे में आपको Windows nó bị बताना ही Windows. करें। आप बताएं। Cái này sẽ có dầm nó. Đây lại. Mobile number nào hả? अच्छा, लाइट चली गई है कितने देर आई वेट। Bên nào hả? Sao hả? हाँ, मिरांडा राइट्स के बारे में सुजीत आप बताने वाले थे कुछ, अगर आप बता पाए, बताना चाहें तो बता सकते हैं। Yes, sir. It's one of the rights given to a person detained. डिटेन्ड, हाँ राइट। Yeah, when he's under the custody and you have the right to remain silent. ओके ओके, अच्छा है। वैसे ये फॉरेन टर्म है, इंडिया में यूज नहीं होती ना, जैसे वो मैग्ना कार्टा बोलते हैं हम लोग ह्यूमन राइट्स, राइट। नेक्स्ट, फ्रीडम ऑफ प्रेस, ये भी बोला गया, जजमेंट्स में आया है। इम्पोजिशन ऑफ फ्री सेंसरशिप ऑन अ न्यूज़पेपर, राइट अगेंस्ट द इम्पोजिशन ऑफ, सब कुछ आप फ्री सेंसर कर देते हो न्यूज़पेपर में, तो उसके भी अगेंस्ट जो राइट है, दैट इज ऑल्सो। कॉमर्शियल एडवर्टीजमेंट, टैपिंग ऑफ against tapping of telephonic conversation, right to telecast, right to know about the government activities, this is right, RTI भी आता है, right to demonstration or picketing, but not right to strike, yes, not right to demonstration is an expression, right to strike ये नहीं बोला गया, तो वो इसके अंडर नहीं, तो राइट है आपके पास, उसके अंडर राइट टू इंटरनेट करते कब आ गए, आप इस चीज से पढ़ लीजिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे राइट्स आपके पास हैं और किसी के नहीं मेंशन है, वो भी आपके पास है, सारे बोलने के आप आपके पास है। जब तक कि आपके अधिकार सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को हर्ट नहीं कर रहे, स्टेट को हर्ट नहीं कर रहे, फ्रेंडली रिलेशनशिप फॉर स्टेट को हर्ट नहीं कर रहे। एग्जांपल देते चलता हूँ, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, कहीं आप कह रहे हो बैठे बैठे नेट पे चाइना जैसे 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 रिमेम्बर उस्मानी, I what I remember, दिल्ली में when there were protests were going on, तो शर्जील उस्मानी was there if I remember, जिसने within आवाज कट रही होगी, I'm really sorry, रिपीट करूं, was it okay? Yes, sir. Repeat. शर्जील इमाम की जो सुनी था, Sir, please repeat. ठीक। तो मैं आपको बता रहा था, सारे अधिकार आपके पास है। यू हैव एवरी राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दीज विच आर मेंशन ऑन योर लेफ्ट साइड आर ओनली अ बिट ऑफ इट, जो एक्सप्रेसली कोर्ट ने हाँ कहा है, ठीक है। तो ये सब जो राइट्स आपके पास है ही हैं, और कहीं भी आपका स्पीच और एक्सप्रेशन रोका नहीं जाएगा जब तक कि वो इन फॉलोइंग ग्राउंड्स के अगेंस्ट ना हो। फॉलोइंग ग्राउंड्स में पढ़ रहा था तो सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी की बात आई थी। जैसे ही शर्जील इमाम ने बोला दिल्ली में
ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट अगेंस्ट CAA दैट हम लोग असम को काट सकते हैं भारत से। 20 किलोमीटर का एरिया है चिकन स्नेक कॉरिडोर। So that is against the sovereignty of India। इंटीग्रिटी पे क्या आ जाएगा कि आप ऐसी बात It कर is रहे हैं now that 2:30 p.m. तमिलनाडु शुड शैल डिसइंटीग्रेट, द्रविड़ नाडु हो जाए, जो जस्टिस पार्टी में आइडिया था भी, उसका नाम तेजस्वी ने लिया, ठीक है, जिसका सक्सेसर इज DK लेटर DMK। ठीक, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया ये हो जाएगा, जहां पे विद इन आप इंटीग्रेशन डिसइंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, दैट इज अगेंस्ट द इंटीग्रिटी। सिक्योरिटी ऑफ स्टेट पे आपने कुछ ऐसा बोल दिया जैसे कि सिक्योरिटी ऑफ स्टेट में आप मान लीजिए जैसे कि आप न्यूज पे लगा रहे हैं कि हमारे बेस कैंप्स किधर है, राइट, NDTV बरकरार कर रही है, ऐसे एलिगेशंस लग जाते हैं। सिक्योरिटी ऑफ स्टेट पे हो गया। ट्रेंडी रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, अब आप बोले जा रहे हो अपने पड़ोसी के बारे में, भारत के लोग डेमोन्स्ट्रेशन करे जा रहे हैं चाइना के खिलाफ या फिर उसके खिलाफ, और ठीक है, वो अगर हमारा संबंध खराब कर रहा है, यस ठीक, तो वो अगर हमारा संबंध खराब कर रहा है तो उसके आधार पे आप रोक सकते हो। ठीक, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी एंड मॉरलिटी। डिसेंसी एंड मॉरलिटी का तो आपको पता ही है, जैसे कि सेंसरशिप जो होती है, जो OTT कंटेंट पे होती है, वो कहीं ना कहीं डिसेंसी और मॉरलिटी के अगेंस्ट है, राइट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कोर्ट का जब जजमेंट आ गया तो भैया वो क्रिकेट में होता है ना, अंपायर्स कॉल इज द लास्ट कॉल, तो यहाँ पे होता है कोर्ट्स कॉल इज द लास्ट कॉल, जनरल रूल है। अंपायर्स कॉल इज द लास्ट कॉल भी नहीं होता क्योंकि फिर DRS हो जाता है, ठीक है, but generally umpire's call is the last call, so just like that court's call is the last call। Now after the court has taken a decision, now abide by it। you may have a constructive criticism, you may have a viewpoint, but contempt नहीं करोगे आप, उसके अगेंस्ट नहीं जाओगे, राइट। डिफेमेशन भी आपका अधिकार नहीं है। आपने कल को बोल दिया क्या कि ये जो UPSC, ये जो पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, ये तो जो है लॉ इन्होंने किया ही नहीं है, फर्जी डिग्री लेके आए हैं, और ये बात फैल गई हर जगह। अब ये झूठ है, इसीलिए मैं डिफेम हो रहा हूं। अगर ये सच होता तो मैं डिफेम थोड़ी होता, समझ रहे हैं। अगर ये बात सच होती तो मेरा जो फॉल्स फेम है वो हटता। डिफेम का मतलब ये है कि आपको बदनाम किया जा रहा है, ठीक है, गलत बातें आपके बारे में फैलाई जा रही हैं। तो डिफेमेशन का एक एसेंशियल याद रखिएगा, वो ऐसा ना हो सच निकल आए। जब भी कोई केस होता है, राहुल गांधी पे हुआ, केजरीवाल पे हुआ, तो इसीलिए पकड़े गए क्योंकि झूठ बोल रहे थे वो। जहां भी झूठ बोला जाएगा तो हम आपको धर लेंगे। तो जब मेरे बारे में इन्होंने बोला कि ये इन्होंने लॉ किया भी नहीं है, ये ऐसे ही पढ़ाते हैं, अगर ये सच है तो डिफेमेशन में नहीं आएगा। डिफेमेशन इज ऑफेंस आल्सो अंडर BNS, ठीक है, और यहां पे रिस्ट्रिक्शन है। अब ये बोल रहे हैं कि भाई मैं किसी के बारे में बोल तो सकता ही हूं, मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने नहीं किया। कहेगा कि भाई साहब तुम्हें लगता हो या ना लगता हो, उन्होंने किया है, उनके पास डिग्री है, वो उनका डिफेमेशन हो रहा है, तो नाउ यू विल स्टॉप दिस, यू विल नॉट से दिस। तो आपका स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट रोक दिया जाएगा। और लास्ट है इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। ऐसा कुछ मत बोलो कि दूसरा व्यक्ति को आप प्रमोट कर रहे हो कि भाई कोई ऑफेंस कमिट कर दे, ठीक है। क्या कमेंट आया भैया जरा देखें। तेजस्विनी वेंकटेश आप हैं कौन? बड़ा अच्छा कमेंट करते हैं, मजा आता है हर चीज में अपडेटेड सर। लेकिन DRS के बाद भी समटाइम्स अंपायर कॉल इज अ राइट कॉल व्हेन बॉल इज टचिंग द बॉर्डर लाइन ऑफ द स्टंप। IPL भी चल रहा है, UPSC भी चल रहा है, वाह 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 वाह।
आज तक हमने देखा नहीं है, आपका कैमरा नहीं ऑन होता है, मत रखिए कैमरा ऑन। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होने चाहिए जो पता ही नहीं है कौन है। और मैं तो कहूं अपने फ्रेंड सर्किल पे थोड़ा बहुत कमेंट भी कर दिया करिए मस्ती में, लोग जान ही नहीं पाएंगे कि ये है कौन। चलिए, थैंक यू एंड आई एम रियली सॉरी। इधर उधर के कामों में आप लोग कभी आइए हमारे वर्क प्लेस पे, then we'll show you what else we do. These are, ठीक है। चलिए बाद में करूंगा, जब आर्टिकल 25 आ जाएगा तब करूंगा प्रमोशन, प्रोपोगेशन एंड प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये आप लोगों ने फटाफट पढ़ लिया आर्टिकल 19(1)(a) और आर्टिकल 19(2). अब आगे कहानी ऐसी चलनी है। आर्टिकल 19(1) के आर्टिकल 19(1) में सारे राइट्स दे दिए आपको फ्रीडम वाले, ABCDEFG, ठीक है, बीच में शायद एक आया था। और अप टू आर्टिकल 19(2), 3, 4, 5 में आपको ये लोग क्या करेंगे, लो जी लो भैया, हमने बोला था दूसरों पे कमेंट करिएगा मस्ती में, यार तो मुझ पे ही कमेंट हो रहे हैं। पहला विक्टिम का मतलब यह है मैंने इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस कर दिया था आर्टिकल 19(2) का, ठीक है। चलिए हो गया मेरा भैया नाश्ता, अब नहीं करूंगा। आगे चलते हैं हम लोग। अब आप लोगों ने पढ़ लिया, इसको हम फिर से रिवाइज कर लेंगे, विल नॉट वेस्ट टाइम ऑन इट, जस्ट अ मिनट। हाँ, 1B पे चलते हैं फटाफट। राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। अरे आपको प्रोटेस्ट करना है किसी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, किसी मुद्दे को लेके सरकार को जगाना है, तो डेफिनेटली यू विल हैव अ राइट टू असेंबल। असेंबल मतलब इकट्ठा होना, लेकिन वो बंदूका लेके मत इकट्ठा हो जाना, ठीक है। द राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स इंक्लूडिंग द राइट टू होल्ड पब्लिक मीटिंग्स, demonstrations, take out processions. The following points are to be noted. The freedom can be exercised only on the public land and not on private land. भैया अब मेरे घर आके तुम आके प्रोटेस्ट करने लगे, ठीक है, तो तुम्हारा थोड़ी राइट है भैया, आज आप जगो, हमारा राइट टू प्रोटेस्ट है, पब्लिक लैंड सरकारी। और रिस्ट्रिक्शन इसमें जोड़ डाल दीजिए, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एंड पब्लिक ऑर्डर। इसके अगेंस्ट आप कुछ नहीं बोलेंगे, बोला तो पुलिस आपको धर के रखती है, ठीक है। तो पब्लिक ऑर्डर बोले तो ठीक, जनता की शांति को भंग कर रहे हैं। तो राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन पहला, राइट टू असेंबल दूसरा, राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, ये मेंशन कर दिया करिए हमेशा। तीसरा, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियंस एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज। टू फॉर्म the right to form association, unions and cooperative societies added, cooperative societies बाद में ऐड किया, ये किया है 97th अमेंडमेंट में, पार्ट 9B एंड 43B, ये पढ़ लिया जाएगा, ठीक है, बाद में। तो 10 मिनट और पर्संस एज पॉलिटिकल पार्टीज, कंपनीज, और ये स्लाइड में नीचे नहीं आ रहा है, ठीक। तो 19(1) भाई उसी की बात करता है, कंपनी बनानी है कंपनी बना लो, पॉलिटिकल पार्टी बना लो, पार्टनरशिप बना लो। ये नहीं कि भैया दो लोग आके अगर कोई एसोसिएशन बनाना चाहते हैं, कोई यूनियन बनाना चाहते हैं, या बाद में ऐड हुआ कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना चाहते हैं, तो दे हैव अ राइट अंडर राइट टू फ्रीडम। रिस्ट्रिक्शन क्या है, नॉट अगेंस्ट सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी एंड पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी। बढ़ लीजिए, अगला हाँ, जस्ट अ मिनट। क्या है आर्टिकल 19(1)(d)? अब आ गए आप, राइट टू मूव फ्रीली फ्रॉम द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब ये थोड़ी है कि हम जो है कल को इस राज्य से उस राज्य नहीं जा सकते, ठीक है। तो इसीलिए राइट टू मूव फ्रीली बिटवीन द स्टेट्स एंड विद इन अ स्टेट, दैट इज राइट टू मूवमेंट, आपको दिया हुआ है। आज अभी चाहूं तो मैं
जाऊं तो 1 घंटे के अंदर यूपी से दिल्ली, दिल्ली से हरियाणा, हरियाणा से राजस्थान, या ये सब आसपास ही हैं, हर स्टेट में मूव कर ले रहा हूं, ठीक है। दैट्स व्हाई इंडिया इज वन एज अ होल। आर्टिकल 19(1) इसमें रिस्ट्रिक्शन पढ़ लीजिए क्या है, इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। देखिए हाँ भैया, आपका राइट टू जो मूवमेंट था रोक दिया गया था इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक में, समझ गए। कोरोना में भैया कोई कहीं से निकलेगा ही नहीं, यू हैव नो राइट टू मूवमेंट विदाउट इमरजेंसी बीइंग इंप्लीमेंटेड। किस ग्राउंड पे, इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक है भाई, सबको नुकसान हो जाएगा। गॉट इट। अगला, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। अब देखिए कई शेड्यूल्ड ट्राइब के ऐसे एरियाज हैं मेघालय में, मिजोरम में स्पेशली मेंशन, जहां हम जनरली मूवमेंट नहीं कर सकते। गॉट इट। ऑल्सो रिमेंबर, अभी रिजाइडिंग की बात नहीं हो रही है, रिजाइडिंग आगे आएगा, अभी सिर्फ मूवमेंट की बात हो रही है। मूवमेंट को भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं आपके, यू कैन नॉट गो टू एवरी एरियाज, ठीक है, जहां तक शेड्यूल्ड ट्राइब का कोई इंटरेस्ट है, ठीक। ये भी वायर लॉ, देखिए समझिए ना, हरियाणा से हिमाचल, हिमाचल से तो पंजाब, या भारत माता, वाह वाह वाह, इनकी कहानी अलग चल रही है। तो ये आप लोग समझ गए। और फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, अभी देखिए कि शेड्यूल्ड ट्राइब थोड़ी रुकेगी आपको, यहां से मत आओ, आपको भाई आप कौन रोकने वाले, सरकार कोई ना कोई कानून या रूल बनाएगी कि आपको उधर नहीं जाना है, ये लोग वहां रिजाइड नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर सरकार ये कानून बनाती है और अगर यहाँ पे ये ना दिया जाए रिस्ट्रिक्शन, तो सरकार कानून नहीं बना पाएगी, ठीक है। अगला चलिए, फॉर, अरे ये कैसे मुड़ गया भैया, मुड़ नहीं गया, ये गलत आ गया। आर्टिकल 19(1)(e) मुझे लगता है लिख गलत दिया है, ये है एक्चुअली में राइट टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो राइट टू मूवमेंट होगा ये, ठीक है, क्रॉस चेक करिएगा आप लोग। और इसमें भी क्या है, सेम एज अबव, जो इसके रिस्ट्रिक्शन है, राइट टू मूवमेंट एंड राइट टू रिजाइड, उसके सेम रिस्ट्रिक्शन है, जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट और शेड्यूल्ड, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। इस ग्राउंड पे आपको रोका जा सकता है कि हर जगह मूव नहीं कर सकते। अगला, आर्टिकल 19(1)(g), टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन or to carry on any occupation, trade or business. Got it? The state is empowered to, although mentioned in 19(6), prescribe, देखिए अब बात यह है राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। भैया हमको तो वकील बनना है, एनी ऑक्यूपेशन, एनी ट्रेड, और बिजनेस हमको करना है marijuana का, ठीक है, समझ रहे हैं। तो हम तो वो खेत में अपने बो रहे हैं, हमें बेचने दो, तो मेरा राइट टू बिजनेस है। साथ में मेरा दोस्त है वो ट्रेड कर रहा है, उसको भी राइट दे दो ये करने का। प्रोफेशन क्या है भैया, मैंने लॉ की पढ़ाई की नहीं, मुझे वकील बनना है, तो आर्टिकल 19(1)(g) आपको ये राइट्स तो दे रहा है, लेकिन उसमें ये बोला है कि स्टेट कुछ नेसेसरी क्वालिफिकेशंस प्रिस्क्राइब कर सकता है। क्वालिफिकेशन क्या होंगी, जैसे कि टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, जैसे कि भाई आपको लॉ करना है, बार काउंसिल से आपको रजिस्टर होना है, देन यू कैन प्रैक्टिस योर प्रोफेशन। सेम विद डॉक्टर्स, बिना पढ़े डॉक्टरी नहीं कर सकते, ऑल्दो यू हैव अ राइट टू प्रोफेशन, बट नेसेसरी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। ऐसे ही बिजनेस को लेके है, टू कैरी ऑन एनी, ऑन बाय इटसेल्फ एनी ट्रेड, बिजनेस और इंडस्ट्री। रिस्ट्रिक्शन क्या है, बस इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक। अब भैया आपको marijuana का बिजनेस करना था, लेकिन वो इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक के अगेंस्ट है, तो आपको रोक दिया जाएगा। गॉट इट? चलिए, तो सर ये कौन डिसाइड करेगा कि इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक के अंदर क्या क्या आता है? सरकार। इसीलिए ना अभी दो कॉन्सेप्ट आगे आपसे लड़ाई होगी, आपके मन में भी लड़ाई होगी, वही कॉन्सेप्ट्स होंगे, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। बहुत डीप में जब चीजें पढ़ेंगे ना आप लोग, तो आपको समझ में आएगा कि
जो बैलेंसिंग जो बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट है उसमें हम कभी पहुंच ही नहीं पाते हैं, कभी इधर कभी इधर। कहीं ड्यू प्रोसेस अब्यूज करता है तो कहीं प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ अब्यूज करता है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल काम है। लाइक फॉर एग्जांपल जुडिशरी की इंडिपेंडेंस की हम बात It करते is हैं, now 2:45 टाइम पे p.m. जुडिशरी का कोलिजियम सिस्टम बैलेंस आउट करके बचा रहा था, एक टाइम पे वो डिसबैलेंस कर रहा है। ठीक है, एक्चुअल में एग्जैक्ट पॉइंट ढूंढना मिलता ही नहीं, इसीलिए मंथन लगातार चलता ही रहता। जो आपने बोला इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, कैसे निकालोगे इंटरेस्ट? जैसे कि अब जनरल पब्लिक में यूथ ज्यादा हो गया 18 से लेकर 28 तक का, उसने कहा इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक तो है कि हमें marijuana दो, और वहां हमने डाल दिया 40 के बाद के लोग, तो कहेंगे बिल्कुल मत दो। अब या तो ये बोला जाए कि जो 18 से 28 वाले हैं, 30 वाले हैं, वो भाई थोड़े उनका जो से है उसका वेटेज लेस है, या कैसे, हाउ विल यू डिसाइड? जिसका भी सवाल था एक्चुअल में हाउ विल यू डिसाइड, ये कंसेंसस से होता है, जनरल पब्लिक के ओपिनियन से होता है। ठीक है, जैसे कि राम मंदिर जब बन रहा है, निर्णय आ रहा है, तो ये बोला भैया सरकार ने कि इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक में डिसाइड कर दो और हिंदुओं को दे दो। हिंदू कम्युनिटी लेस होती, मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादा होती, तो कहते इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक को समझो और मुस्लिम कम्युनिटी को दे दो। ठीक है, तो दीज आर ग्रे एरियाज, यू नो ग्रे, देयर आर व्हाइट एरियाज, देयर आर ब्लैक एरियाज, एंड इन बिटवीन देयर आर ग्रे एरियाज व्हेन यू मिक्स देम। ठीक, और उन ग्रे एरियाज में लगातार आपके दिमाग को मंथन करना ही पड़ता है, इसीलिए इसको सब्जेक्टिव चीज बोलते हैं। व्हाइट एंड ब्लैक आर प्रीटी ऑब्जेक्टिव, द ग्रे इज सब्जेक्टिव। गॉट इट? एंड जो मैं कह रहा हूं खुद भी एब्सोल्यूट नहीं होगा वो भी ग्रे में ही फॉल करेगा। राइट, एवरीथिंग मैटर्स, देश काल पात्र। सर देन यू हैव टू गो टू पोर्चुगल टू डू marijuana बिजनेस। अच्छा, आपको ये भी पता है कि पोर्चुगल में होता है marijuana बिजनेस? ये मुझे नहीं पता। ठीक है, क्रिकेट का भी पता है, ये भी पता है। और अभी कुछ महीने आप ऐसे ही रहिए अज्ञात उसमें, अज्ञातवास में, पता ही न चले कौन है वो व्यक्ति। ठीक है, जो ये कमेंट कर रहा है। नेक्स्ट, फटाफट हम लोग आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम फिर से पढ़ लेते हैं। कैसे पढ़ लेंगे? सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन कहां डालेंगे? आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, और ये सब क्लॉज ए बी सी डी ई एफ जी एच सब लगा दो। ठीक है, असल में एफ नहीं है इसमें, एफ को काट दिया था, जी लगा दो। ठीक है, इसको नोट कर लेना। कैसे लगाएंगे? सबसे पहले डालेंगे हम राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फिर हम लोग डालेंगे राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। उसके बाद हम डाल देंगे राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियन, कोऑपरेटिव सोसाइटी। उसके बाद हम डाल देंगे क्या, दोनों एक जैसे, डी एन ई में राइट टू मूवमेंट एंड राइट टू रिजाइड। और आखिर में डाल देंगे भैया हमको अपना बिजनेस करने दो या प्रोफेशन करने दो, ठीक, करने दो। और सब में जब आर्टिकल 19(1) ए बी सी डी ई और जी हो जाए तो आर्टिकल 19(2), 3, 4, 5, 6 में रिस्ट्रिक्शन डाल दो। रिस्ट्रिक्शन जब डालोगे, क्योंकि डी और ई आर समवॉट सिमिलर, राइट टू मूवमेंट, अरे घूमने गए तो 4 घंटा रुके, झारखंड की ओर गए 4 घंटा रुके वहां पे, अब तुम 4 घंटा रुको चाहे 4 साल रुको, रूल तो सेम इंप्लीमेंट होंगे वहां पे। इसलिए डी और ई को सेम रिस्ट्रिक्शन डाल दो। इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक कोविड से कनेक्ट कर दो, और भाई शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज में मत जाओ, सब में नहीं, जो गवर्नमेंट लॉ बनाते हो उसमें, बाकी हर जगह नहीं बना सकती लॉ। अगला
रिस्ट्रिक्शन पहले पहुंच जाओ, सबसे ज्यादा उसी में है। सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, डिफेमेशन, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, सारे डाल दो पहले वाले में। तो आर्टिकल 19(2) में, या आपको स्लाइड भी दिखा दूं, ठीक, जितने हैं सब डाल दो, इन मामले में रोका जा सकता है। और एक चीज और ध्यान रखना, ये हमेशा फ्रीडम जो आपको दिया जाता है ना, तो पॉजिटिवली नेगेटिव भी होगा। जैसे फ्रीडम ऑफ प्रेस, बोलने का अधिकार, उस पर आपने सेंसरशिप लगा दी, तो राइट अगेंस्ट इंपोजिशन ऑफ फ्री सेंसरशिप भी है। ठीक है, चलो अब दिमाग लगा लेना आप लोग। आगे क्या हो गया, जब हमने राइट टू असेंबल किया, तो भाई ध्यान रखना जरा, पब्लिक बहुत इकट्ठा होगी। पब्लिक इकट्ठा होगी तो डिमॉन्स्ट्रेशन भी करेगी, प्रोसेशन भी ले जाएगी, मीटिंग भी करेगी। बस वो मीटिंग्स सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी और पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब ना करे, ठीक। और यही रिपीट कर देंगे अगले रिस्ट्रिक्शन में, क्योंकि आप यूनियन बन गए, एसोसिएशन बन गए, सोसाइटी बन गई, और इसमें ऐड कर देंगे मोरालिटी भी। मोरालिटी के अगेंस्ट बस आर्टिकल 19(1)(a) और उसके रिस्ट्रिक्शन तो हमने पढ़ लिए। अरे 1(a) सारे राइट्स और रिस्ट्रिक्शन हमने पढ़ लिए। अगला आ जाइए, आर्टिकल 20 एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। भैया आपको उसी चीज के लिए दंडित किया जाएगा जिस अपराध के लिए, जिस अपराध के विरुद्ध कोई कानून है, समझे। मैंने आज, आप मानिए संविधान में ये कानून है, दैट a person who steals 100 rupee or above shall be punished with from 1 year to 10 year। एग्जाम्पल ये आईपीसी में बना रखा था, इसका मतलब ये 100 रुपए से कम चुराऊंगा तो अपराध नहीं होगा, और मैंने 100 रुपए से कम चुरा लिया 99 तो अपराध नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही लोगों को पता लगा ये तो बहुत बड़ा लूपहोल है, 99 चुराओ चाहे 101, तो कानून बना दो। कल को भैया सूर्य ज्योति जी की सरकार ने संसद में कानून पारित कर दिया कि भैया 99 रुपए वाला हो चाहे 1 रुपए वाला हो चाहे 101, सारे जो चोरी करेंगे वो दंडित किए जाएंगे। ठीक है, तो क्या अब मेरे को सजा मिलेगी? लॉ अगले दिन बनाए, ये 99 रुपीज चुराने के लिए मुझे सजा मिलेगी? बताइए सूर्य ज्योति जी। सर वो डिपेंड करता है। हाँ डिपेंड आप करा दीजिए और बता दीजिए, जिस पर भी डिपेंड करे बता दीजिए। सर क्योंकि जैसे बीएनएस के केस में था, उसमें था कि जिस दिन से वो अप्लाई हुआ है उसके बाद से वो उनके चार्जेस आप लगा सकते हो। उससे पहले के केसेस पे आप बीएनएस का नहीं लगा सकते, वो पुराने सिस्टम के थ्रू ही चेंज होगा, जो एक मेजर ड्रॉबैक है। जैसे मैंने ये बोला कि आप कानून मंत्री हैं, सरकार में हैं, और ये मान लीजिए कि अभी तक कोई ऐसा कानून नहीं था जो चोरी को अपराध बोलता हो। कानून मेजरली अगेंस्ट बॉडी के सारे, प्रॉपर्टी नहीं। गॉट इट? जब तक आप हैं, और मैंने नया लॉ इन द सोसाइटी ढूंढा कि भाई इसको मारूंगा, पीटूंगा, एक्सप्लॉइट करूंगा तो मुझे सजा हो जाएगी, क्योंकि ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी तो सारे दिए हुए हैं कानून में, बीएनएस में। लेकिन प्रॉपर्टी पे तो कुछ बात ही नहीं कही है। कोई ऐसा कानून है ही नहीं कि मैं इसका फोन चुरा के ले जाऊं। मैं फोन चुरा के ले गया, ठीक है, गाड़ी चुरा के ले गया। अब आप मुझे बताइए, और आपको ये लूपहोल मिला कि यार ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी को भी कोडिफाई करो, तो आपने बोला कि अगले दिन जाके संसद में आपने कानून निकाला कि जो कोई भी किसी की वस्तु चुरा के उसकी परमिशन के बिना ले जाता है, उससे भी 3 वर्ष की सजा हो सकती है। ये आपकी सरकार ने कानून बनाया।
एक पास हो गया, प्रेसिडेंट का साइन हो गया। अब सूर्य ज्योति जी ये बताइए, आपने कानून बनाया था 2 अप्रैल को, तो क्या 1 अप्रैल को जो मैंने ऑफेंस कमिट किया था चोरी का, उसके लिए आप मुझे सजा दिलवा पाएंगी? नहीं। नहीं दिलवा पाएंगी। कौन दिलवाएगा फिर मुझे सजा? है किसी में दम? पंकज जी ने तो पहले ही कह दिया नहीं दिलवा रहे सर आपको। और अगर आपने उसमें मेंशन कर दिया, अपने आप होने लगे। क्या मेंशन कर हाँ, दिया? चल दो बेटा। तेजस्विनी जी का कमेंट नहीं आया भैया, सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो अगर आपने उसमें मेंशन कर दिया, आप बताइए बोलन जी, क्या पनिशमेंट मिलेगी? मिलना चाहिए, लेकिन कानून का जो लॉफुल है उसमें से तो वो निकल जाएगा। नहीं निकल जाएगा, ठीक है। और जयश्री जी आप बताइए कि अगर आप जो सूर्य ज्योति के साथ सरकार में है, एंड यू सेड दैट कि पहले भी जिसने ये काम किया है, दैट विल ऑल्सो बी पनिश्ड, ठीक है? प्रीसीडिंग 25 साल पुराने भी जितने ये कमीशन हुए उसमें भी पनिशमेंट मिलेगा, तो क्या हो जाएगा? आप मुझे पनिशमेंट मिलेगा? उस केस में मिलेगा सर। सूर्य ज्योति के अकॉर्डिंग मिलेगा, जयश्री के अकॉर्डिंग यस सर। मिलेगा, और मयूरी जी आपके अकॉर्डिंग? मिलना चाहिए। ठीक है, बोलन जी आपके अकॉर्डिंग? मिलना चाहिए सर। ठीक है। अब तेजस्विनी जी आप कमेंट कर दीजिए, पंकज जी और विशाल जी आप भी बोल दीजिए। मिलेगा सर। मिलेगा मिलेगा। तेजस्विनी जी मुझे लगता है कोई व्यक्ति नहीं है, ये एआई है जिनको हर फील्ड की नॉलेज है, ठीक है? और एआई सिस्टम से क्वेश्चन भी जो कमेंट आता है कहीं से, क्योंकि एआई मैंने इसलिए बोल दिया क्योंकि जो कमेंट है वो राइट, यही मैंने आपको बताया था कि ये जो फंडामेंटल राइट है ना, ये स्टेट के अगेंस्ट है। सूर्य ज्योति जी की सरकार, जयश्री जी की सरकार को बाध्य कर दिया, ऐसा कोई कानून नहीं बना सकते आप जो पिछली डेट से लागू हो जाए। ठीक है? क्रिमिनल लॉ में, बेसिकली क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड है, क्रिमिनल लॉ में रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होता, पीछे जाके लागू नहीं हो सकता। जब तक किसी को जान से मारना कानूनी अपराध नहीं है, तब तक पंकज शाह जी कितनों को भी मार सकते हैं। जिस दिन आ गया कानून बन गया, उस दिन से नहीं मार पाएंगे, ठीक है? इसीलिए आप एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ की डेफिनेशन पढ़ लीजिए। नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड, जस्ट अ मिनट, नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड, नो पंकज जी शैल बी कन्विक्टेड फॉर, कैसे समझिए, एनी ऑफेंस। देखिए ऑफेंस की बात हो गई, इसलिए वो सिविल मैटर है ही नहीं, क्रिमिनल मैटर है। एक्सेप्ट पंकज जी को कोई सजा नहीं होगी किसी भी अपराध के लिए, एक्सेप्ट सिर्फ उसके लिए होगी जिसका वायलेशन हुआ है, या दैट लॉ विच इज इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट। का मतलब यह है कि संसद से कानून पारित होने जा रहा है कि किसी व्यक्ति को आप नहीं मार सकते हो, और संसद से कानून पारित हो रहा है, हो गया है, राष्ट्रपति जी साइन करने जा रहे हैं, उसके 2 मिनट पहले तक भी पंकज जी किसी को मार सकते। ठीक है? क्योंकि जब तक साइन नहीं हुआ तब तक कानून नहीं बना, तब तक वो बिल रहा, साइन होते ही वो कानून बन गया। ठीक है? फिर उसकी जो कमिंग इन फोर्स है, वो डेट भी उसमें डिफाइन होती है, वो भी रेट्रोस्पेक्टिव नहीं। तो फिर
फिर से पढ़िए, नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड, एक लाइन हुई, ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर द वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द एक्ट, चार्ज एज एन ऑफेंस। अगला भी आपको लूप होल मिल गया। अभी तक भैया मर्डर की सजा में 5 साल की सजा It is थी। now 3 p.m. पंकज जी ने सोचा कि ये सर तो बहुत ज्यादा पढ़ाते हैं, इन्हें तो उड़ाना ही पड़ेगा। सजा कितनी है? 1 साल की। 1 साल तो ऐसे ही निकल जाता है, इसमें क्या दिक्कत है? अब होती 8-10 साल सजा तो सोचता कि भाई फैमिली प्लान भी है मेरे, आगे सेटल भी होना है मुझे। 1 साल तो ऐसे ही निकल जाएगा। सर को मैं ऊपर ले जाता हूं, ठीक है, इस सर को ऊपर ले गए। अब सरकार ने सजा दे दी 1 साल की, 1 साल की ही दे पाएगी। बाद में ज्योति जी ने कहा कि भाई ये तो अच्छे वाले सर चले गए, तो ऐसे सर ना जाएं, इसलिए 10 साल की सजा होनी चाहिए। लेकिन पंकज जी को 1 ही साल की होगी। वाई? क्योंकि पनिशमेंट भी नहीं बढ़ा सकते आप। गॉट इट? इसीलिए एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ जो रूल बोला है वो ये है कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्रिमिनल लॉ का नहीं होगा। गॉट इट? इसीलिए अब आप याद करिए, सन 2012 में जब निर्भया कांड हुआ था, सर, तो सर वन क्वेश्चन आई हैव, व्हाई द माइनर एक्यूज, अरे लो देखिए, मैंने निर्भया कांड नाम लिया। देखिए माइनर एक्यूज को तो वैसे भी कैपिटल पनिशमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि माइनर एक्यूज को जुवेनाइल बोलते हैं। ठीक है, जुवेनाइल लॉ भी, उसमें भी सेगमेंट है कि 15, 16, 17 साल के जो लोग हैं उनको कभी कभी जो 15, 16, 17 साल के अमेंडमेंट बाद में आए थे निर्भया के कांड के बाद ही, क्योंकि ये देखा गया था कि जो 17 साल का ऑफेंडर था, ही वाज द मोस्ट ब्रूटल वन, और 17 साल का था, कुछ दिन में 18 का होने वाला था। अब लॉ कहता है जो माइनर ऑफेंस करा है तो मैक्सिमम 2 साल की सजा दो उसको। ठीक है, ब्रूटल सबसे ज्यादा वो था। अब मैंने आपसे वही बात बोली थी, अरे वो 17 साल 364 दिन का है और दूसरा ऑफेंडर 18 साल और 1 दिन का है, तो ये अनजस्ट एडवांटेज मिल रहा है, राइट? एक को 2 साल की सजा मिल रही है, एक को 20 साल की मिल रही है। अंतर क्या है? 2 दिन का अंतर है बस। वो पहले पैदा हो गए, वो बाद में पैदा हो गए। प्रीतम दास जी से इस बारे में बात होगी, और 2 दिन में अकल थोड़ी ना आ जाएगी। वो सूर्य ज्योति, राइट, कि 2 दिन में, हाँ, हो सकता है कि मेंटली जो 18 साल 2 दिन का है वो मेंटली 15 का ही हो, और जो 17 का है वो मेंटली 24 का हो गया हो, राइट? तो ग्रे एरियाज थे, उसको जुवेनाइल एक्ट ने फिर चेंज कर दिया और ये बोल दिया कि जो 15, 16, 17 साल के जो लोग हैं, बच्चे जुवेनाइल, अगर वो मेंटली मैच्योर है और ऐसे क्राइम कमिट कर रहे हैं तो दे मे बी ट्रीटेड एज एन एडल्ट। लूप होल था और सरकार को मिल गया, अब उसको मिटा दिया। अब ये बोलोगे आप लोग कि सर 14 और 15 साल में भी कहां अंतर है? 14 साल 364 दिन का, 15 साल, कहीं तो लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, और इसलिए 3 साल का जो एरिया रखा है वो ग्रे एरिया है। जुडिशरी अपना सेंस लगा के ग्रे एरिया में से व्हाइट निकाल लेगी, ब्लैक निकाल लेगी। ठीक, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। चलिए, तो निर्भया में जो पॉइंट उठाया है इन्होंने, उसके अपार्ट एक पॉइंट, दो चार लोग जानते हैं उस पॉइंट को, तो जो पिछले बैच के थे वो ना बताएं। पहले बताइए, एक्सपोज फैक्टर समझ में आ गया? एकदम बराबर आ गया? यस यस
यस सर। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि लाइक फॉर एग्जाम्पल यहां पे किसी जनाब ने डिफेमेशन वाला ले लीजिए आप, या फिर और ग्रेवियस लेंगे तो आप लेंगे किडनैपिंग। किडनैपिंग जैसा ऑफेंस पहले डिफाइंड नहीं था, मैंने आज किडनैपिंग की, वो कैसा डिफाइंड नहीं है, बच्चा उठा के ले गया, अब आपने उसको कल जाके लॉ बनाया, तो क्या आप किडनैपिंग में मुझे पनिश कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये जनरल बातें हैं, अब ऐसा है नहीं कि किडनैपिंग सजा दी नहीं है, जनरल बता रहा हूं आपको, वो समझाना चाह रहा हूं इसको। वैसे आप समझने से ज्यादा बेहतर ऐसे समझिए, पनिशमेंट की डिग्री किडनैपिंग में सजा 1 साल की थी, अब 5 की कर दी। ठीक, तो मैंने जब कमीशन किया तब 1 साल की थी, मुझे 1 साल की सजा होगी। ठीक है, और फिर लेटर स्टेज पे उसमें फांसी भी अलाउ कर दी। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो जिस टाइम पे जो लॉ इन्फोर्स होगा वही इंप्लीमेंट होगा जब मैंने एक्ट कमिट किया है। अब मुझे ये बताओ भैया आप लोग कि निर्भया कांड में जो दोषी थे उसमें से तेजस्विनी जी ने बोला था हाँ कैपिटल पनिशमेंट, तो क्या जो निर्भया कांड में जो थे 2-4 लोग, लो ये हमारा एआई तो खराब हो गया आज। तेजस्विनी जी कह रही है हाँ सर कैपिटल पनिशमेंट मिली थी एक चोर को। अरे चोर को मिली थी, चोर का क्या मतलब, चोरी तो होगी नहीं थी वहां कोई। वो कह रही है एक को छोड़ के बाकियों को मिली थी। अरे लो, मैंने गलत पढ़ लिया, एआई इज नेवर रॉन्ग, ह्यूमंस कैन बी, सिर्फ एक को छोड़ के, ठीक है, जो एआई को छोड़ के। तो अब ये बताइए तेजस्विनी जी, सच मत करिएगा, मेरे को डाउट है, आप इतने एग्जैक्ट पॉइंट बोल देते हो। तो मयूरी जी आप भी बताइए। सर मिली थी कैपिटल, आपको याद है बोलिन जी, निर्भया कांड में फांसी की सजा हुई थी उनको, अपराधियों को, जी सर। रिमेंबर? याद नहीं। याद नहीं, ठीक है। पंकज शाह जी याद है? कैपिटल तो पनिशमेंट मिली थी, ये याद है। याद है, याद है, मिली थी फांसी मिली थी। ठीक है, तो मुझे ये बताइए निर्भया रेप केस में कैपिटल पनिशमेंट मिली थी फांसी की, जो उस वक्त कानून था वो रेप केस में तो फांसी हो ही नहीं सकती थी, मैक्सिमम पनिशमेंट 10 साल का था। ये तो निर्भया कांड होने के बाद कोर्ट ने जाके उसको अमेंड किया, सॉरी संसद ने, कि भाई रेप करोगे तो फांसी भी दे सकते हैं हम, जिस स्ट्रिक्ट लॉ की बात प्रीतम दास जी ने की। तो मयूरी जी, जयश्री जी, आपने फांसी कैसे दे दी? भैया केस को क्लोज तो नहीं किया था। हाँ बताइए कौन बोला? अंकिता जी। हाँ आप पुराने डिस्क्वालिफाइड। हाँ जी, अरे बताओ जी कोई, समझ गए क्या क्वेश्चन उठा? क्वेश्चन ये उठा कि निर्भया कांड में जो रेपिस्ट थे उनको फांसी की सजा हुई थी, ये राइट है, ये गलत नहीं है, इंफॉर्मेशन इज राइट। लेकिन जब कमीशन ऑफ एक्ट हुआ है उस वक्त रेप का मैक्सिमम पनिशमेंट 10 साल की सजा ही थी। सुई ज्योति जी एनीथिंग? क्वेश्चन तो राइट है ना? Sir, newly case. Yes, sir. Question is valid, but I don't know. हाँ जयश्री जी बताइए। न्यूली केस रजिस्टर किया होगा सर, मतलब फिर से। न्यूली केस रजिस्टर कभी भी हो जाए, लॉ तो ये कहता है आपके सामने लिखा हुआ कि नो
person shall be convicted of any offense except for the violation of law in force at the time of commission of the act, not the registration of the case और FIR. कमीशन ऑफ एक्ट जब हुआ है उस वक्त उस वक्त का उसी के आधार पर सजा दोगे आप भैया हमारा जो एआई सिस्टम है तेजस्विनी जी आपको बताना पड़ेगा बिना सर्च किए। कोई और बताएं भैया, लोग तो बहुत हैं, कैमरे बंद हैं। कौन बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? एआई सिस्टम फेल नाउ, वाह। और बताइए कौन बता रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशनली तो रॉन्ग है बट मॉरली राइट है। हाँ मॉरली तो है, मॉरली तो सब राइट है सर, कॉन्स्टिट्यूशनली बताइए। हाँ जी हमारे मृण्मय जी थे, चले गए क्या? हैं मृण्मय जी हैं और जानकार वाले बड़े बड़े अधिकारी हैं हमारे पास रह रहे हैं, वो है नहीं आज। प्रीतम दास जी, प्रियांशु जी, अच्छा नेहल जी माइक ऑन करके बता पाएंगे? यस भैया। हाँ बताइए। सर वो मतलब रेप की वजह से शी डाइड सो दैट्स व्हाई उनको फांसी मिली। हाँ तो पर रेप के केस में तो वही डेफिनेशन, वो सजा है। Sir, because due to the heinousness of the crime, फिर वही brutality बहुत ज्यादा थी। हाँ मर्डर केस में आ गया होगा, वो केस मर्डर में आ गया होगा। ये किसने बोला? प्रीतम। राइट। तो नेहल का जो जा रहा है इशारा उसको आपने कंप्लीट किया, क्योंकि इट वाज नॉट जस्ट अ रेप केस, इट वाज अ केस ऑफ मर्डर नॉट मर्डर, मर्डर आल्सो कल्पेबल होमोसाइड, सो दैट इज अ केस व्हिच लेड टू डेथ। ठीक है, दैट इज अ केस ऑफ मर्डर ओनली। कल्पेबल मर्डर में हल्का अंतर है, बोथ थिंग्स मेंट द सेम थिंग। तो जो मैं हल्ला कर करके आपको समझा रहा था वो इसलिए कर रहा था क्योंकि आप रेप से आगे सोच ही ना पाओ। रेप केस एक्चुअली उस केस में डेथ हो गई थी, तो जो सजा मिली है फांसी की वो 376 में या रेप केस के लिए फांसी की नहीं मिली है, वो कॉजिंग डेथ के लिए फांसी मिली है उसमें है। और अगर उसकी डेथ ना हुई होती, वो बच गई होती, इवन इफ शी रिमेन्ड अलाइव इन द परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट फॉर 10 years, तो आप फांसी ना दे पाते। सर ये एक पहले हो चुका है ना, I forgot the victim's name who was in a vegetative state for a long time. हाँ वो गुजारिश पिक्चर में हुआ था, गुजारिश सर ऐसे तो सब लोग था रियलिटी में भी है। मुझे एग्जैक्टली नेम मुझे याद नहीं आ रहा, पंजाब का साइड का केस है वो, जिसको हम राइट टू सुसाइड या एथनेशिया इसको बोलते हैं, इस पे था। हाँ बताइए, ज्ञान कौर केस लीजिए पंजाब। ओहो एआई कैन नेवर, एआई भ्रमित हो गया था क्योंकि क्वेश्चन वाज नॉट राइटली फ्रेम्ड। नाउ एआई इज बैक। ठीक है, थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन भी ऐसा प्लेस किया था आपको उस वक्त, निर्भया वाला, कि आप उसके एम्बिट से अलग सोच ही ना पाओ। ठीक है, तो अब मैंने एक क्यों बोला, इसीलिए बोला कि उसके बाद से जब सेक्शन 376 आईपीसी में अमेंडमेंट हुआ था, उसके बाद से रेप में फांसी की सजा को अलाउ कर दिया गया था। अब इस पे प्रीतम दास जी से बाद में चर्चा होगी कि फांसी को अलाउ करने के बाद क्या रेप केस कम हुए, और अगर रेप केस कम नहीं हुए तो क्या हार्डर पनिशमेंट कुछ रोक पा रहा है कि नहीं रोक पा रहा है, ये चर्चा होगी मॉरलिटी की क्लास में, या फिर बीच में इसको लगाएंगे। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। डन? एनीथिंग एल्स? अब ये हमारे भारतीय
फिल्म It निर्देशकों is ने now क्या मस्त बनाई थी। 3:15 p.m. पिक्चर क्या थी? व्हाट आई रिमेम्बर मेरी अमिताभ बच्चन की थी। उसमें क्या हो रहा है कि अमिताभ बच्चन को या जो भी था उसमें वो तो सेठ जी को मारता है जो एक्सप्लॉइटिव थे बहुत, ठीक है। सेठ जी को मार देता है और कोर्ट सजा देती है 10 साल की। बाहर आता है तो देखता है सेठ जी तो जिंदा है, उन्होंने तो फ्रेम किया था। तो अमिताभ बच्चन को गलत फंसा दिया जाता है उस केस में, ऐसा कुछ था। वो व्यक्ति तो जिंदा है, अमिताभ बच्चन उसको जाके मार देता है। अब मुझे बताओ 10 साल की सजा काटे आया था मर्डर की, तो अब क्या फिर से 10 साल की सजा मिलेगी? हाँ जी बताओ। नहीं मिलेगी सर। हाँ जी एआई शहंशाह, मैं तो शेषनाग पढ़ने वाला था। अच्छा भाई, तेरा डाइवर्स नॉलेज है, क्रिकेट के स्टंप का भी है, पिक्चर का भी है। हाँ बताइए बताइए एआई जी, हम आप हमको ये बताइए सजा मिलेगी अमिताभ बच्चन को? नो। यस, तेजस्विनी इज ब्रोक। अब प्रीतम जी आप बताइए सजा मिलेगी? नो सर। अच्छा, अब मुझे ये बताओ रियल लाइफ में पंकज जी मेरे पीछे पड़ गए थे, ठीक है, मुझे खत्म करने के लिए। मैंने अपना डमी लगा दिया, पंकज जी ने सोचा मैंने तो मार दिया इन्हें। अब पंकज जी को हो गई जेल, उसके बाद मैं अंदर रजनीकांत की तरह, शिवाजी द बॉस की तरह जिंदा हूं। पंकज जी वापस आए, अरे ये तो जिंदा है। मैंने कहा मैं जिंदा हूं। पंकज जी फिर चाकू लेके दौड़े, फिर मार दिया मुझे। अरे तो आप लोग पंकज जी को फिर केस नहीं करोगे? जो पहले मर गया था फिर से कैसे केस करेंगे? तो पहले तो आपको लग रहा था मैं मर गया, फिर से हो जाएगा। पिक्चर में नहीं हुआ था पर रियलिटी में हो जाएगा, ठीक है, समझ गए? वो इसलिए हो जाएगा क्योंकि आपको गलत सजा मिली, इसका मतलब ये नहीं कि आपको अधिकार हो गया है कि आप फिर से अपराध कर पाओ। उसका कंपनसेशन मिलेगा आपको, समझ गए? भैया हाँ बताइए भैया। जिसके वजह कंपनसेशन मिल सकता है। अंकित आप कंप्लीट करें फिर, क्या कहता है? जिसकी वजह से गलत सजा मिली थी उसको भी तो पहले मिलेगी ना। हाँ उसको भी किसी ना किसी उसके में डाला जाएगा, सजा मिलेगी उसको भी। उसने भी धोखा दिया कोर्ट के साथ, फॉल्स केस डाला इन सब चीजों पे। और आप क्या बता रहे सूर्य ज्योति, कंप्लीट करें। सर लेकिन उसने 10 साल वो जेल में रहा, उसको क्या बेसिस पे कंपनसेशन देंगे? कि कोर्ट ने गलत सजा दे दी उसको। ये सब कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसमें गलती है ना। जैसे बहुत महान केस हमारे इसका बिहार का आता है, रुदुल शाह, इफ आई एम नॉट रॉन्ग नेम ऑफ द केस इज, कि रुदुल शाह को जो है केस किया जाता है, सर केस लॉज इन रियल लाइफ सजेस्ट कीजिए, ना कि रिगार्डिंग दिस फॉल्स केस। बोले तो जैसे रियल लाइफ बताता हूं आपको, रुदुल शाह को पनिश किया जाता है, रियल केस आ गया एआईजी कि आई डोंट रिमेम्बर स्पेसिफिक क्या वो ऑफेंस था, और बिहार की बात है और बिहार में वो जेल में रहते हैं रुदुल शाह। फिर ये होता है कि बेल उनकी रिजेक्ट हो जाती है और 4-5 साल बीत चुके हैं। कोर्ट ने क्या बोला, भैया ये तो कन्विक्ट है, ये तो बेचारा एक्यूज इनोसेंट है, ये तो गिल्टी नहीं है,
ये इनोसेंट है, इसको छोड़ दिया जाए। ठीक है, कोर्ट का ऑर्डर आ गया, रुदुल शाह को छोड़ दिया जाए। अब वो कोर्ट का ऑर्डर लेके वकील साहब रुदुल शाह के पास गए नहीं, रुदुल शाह गरीब आदमी थे, उनके पास कोई पहुंचा नहीं। जेल के कर्मचारी लेथार्जिक थे, उन्होंने इंक्वायरी की नहीं। रुदुल शाह लगभग और 10 साल जो है जेल में पड़े रहे। समझ गए, ये रियल लाइफ केस है। ठीक है, तो वो कोर्ट से छूट चुका है और एडमिनिस्ट्रेटिव गलतियों के कारण वो पड़ा रहा। जब वो बाहर निकला तो फिर कोर्ट ने उसको ऑर्डर दिया कि भैया सरकार इसको कंपनसेशन दे। ये खामा बेचारा केस भी फर्जी निकला, 5 साल पहले केस में अंदर रहा, उससे निकलने के बाद और अंदर रहा। एग्जैक्ट ईयर्स क्या थे आप लोग देख लीजिएगा, बट दिस इज द एसेंस। गॉट इट? तो जो पिक्चर का खेल था वो नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन ये जरूर है कि अगर आपने अपराध किया है तो उसकी सजा आपको एक ही बार मिलेगी। इसको बोलते हैं डबल जियोपार्डी। ये नहीं कि कल उसके माताजी ने केस कर दिया अलग से, पिताजी ने अलग से केस कर दिया, जिसका भी नुकसान किया आपने, उसके भाई जी ने अलग केस कर दिया। ठीक है, तो एक अपराध की सजा एक बार ही मिलेगी। ठीक है, शहंशाह वाला तो हमने ऐसी बात कर ली थी। डबल जियोपार्डी पढ़ लीजिए, आर्टिकल 20 का पार्ट 2। आर्टिकल 20 का पार्ट 1 था एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, आर्टिकल 20 का पार्ट 2 है डबल जियोपार्डी। नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। क्लियर? Prohibition against self-incrimination. No person accused of any offense shall be compelled to be a witness against himself. भैया ये तो क्या हुआ? विटनेस कौन है? तो खुद ही है। खुद है क्या? खुद ही कबूल रहा है। क्यों भाई? भाई पुलिस ने प्रेशराइज कर रखा है। ठीक है, तो उसकी बात जो कही गई है वो नहीं मानी जाएगी एज अ विटनेस। ऑल्दो ही मे प्लीड गिल्टी, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, इसी के आधार पर जो आपके बयान है पुलिस स्टेशन में वो एडमिसिबल नहीं होते हैं। पुलिस ने मार पीट के एडमिट करा दिया हो। तो प्रोहिबिशन अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन, ठीक है, इसका मतलब यह है नो पर्सन शैल बी accused of any offense, no person accused of any offense shall be compelled to be a witness against himself. Clear? चलिए तीनों क्लियर कर लीजिए। आर्टिकल 20 में क्या? एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, डबल जियोपार्डी एंड प्रोहिबिशन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। अब मैंने बातें आपको इधर उधर कितनी बता दी है, इसलिए आइडिया फिर से क्लियर कर देता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि जो जिन्होंने कम पढ़ा है या पहली बार पढ़ रहे हैं वो कंफ्यूज होकर उल्टा मैटर ले जाएं। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का मतलब ये है जिस व्यक्ति को उसी चीज की सजा मिल सकती है जिस ऑफेंस को उसने कमिट किया है। देखिए सिंपल शब्दों में और बनाते हैं, किसी भी व्यक्ति को उस ऑफेंस के लिए सजा नहीं मिलेगी या जितनी सजा है उससे ग्रेटर नहीं मिलेगी। ठीक है, जिस चीज के लिए लॉ उस टाइम पे उसको ऑफेंस कहता ही नहीं है या पनिशमेंट कम देता है। एक्चुअली में देखा जाए तो ये क्रिमिनल या एक्यूज्ड को प्रोटेक्ट करता है। गॉट इट? राहुल गांधी जी ने डिफेमेशन का केस उन पे लगा दिया, मोदी जी ने मेरे बारे में ऐसा बोला इन्होंने, ऐसा तो है नहीं। डिफेमेशन का केस से दो रहा है। मोदी जी ने कहा लाओ आज कानून बनाओ और डिफेमेशन के केस की सजा 10 साल कर दो। 10 साल कर दी, संसद ने कानून पारित कर दिया। लेकिन राहुल गांधी को सजा से 2 साल तक की मैक्सिमम हो सकती है, क्योंकि उस वक्त जिस वक्त उन्होंने ये बात कही थी
उस वक्त जो लॉ इन फोर्स था उसमें इतना ही पनिशमेंट था। गॉट इट? एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ ये हो गया। डबल जेओपार्डी मतलब ये हो गया एक अपराध के लिए एक से ज्यादा बार सजा नहीं हो सकती। और तीसरा, अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब कोई व्यक्ति अपने ही विरुद्ध गवाह नहीं बन सकता। ठीक है, जस्ट अ मिनट, चलिए। और आज ये और पढ़ लेते हैं हम लोग, उसके बाद आप लोग मेरी छुट्टी कर दीजिए। ठीक, आर्टिकल 21 में आ जाइए। दो कॉन्सेप्ट पे आज हम और बात कर लेते हैं। टाइम कितना हो गया? ठीक, 19 पढ़ा आपने, 20 पढ़ा आपने, 21 पढ़ लीजिए। अब सिंपल सी बात कहता है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। फिर से पढ़े, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड। पहली बात ये, उन सिटीजन्स को ही नहीं दिया है, कोई भी हो उसको आप उसकी लाइफ से डिप्राइव नहीं कर सकते और उसकी पर्सनल लिबर्टी से उसको डिप्राइव नहीं कर सकते, एक्सेप्ट मतलब कर सकते हैं कब? जब प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ कुछ कह रहा है। एज पर दैट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब क्या है? जो कानून ने जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश कर रखा है उसके अकॉर्डिंग आपकी लाइफ को डिप्राइव कर सकते हैं। बोले तो भैया ऐसा एक्ट आप करोगे, किसी का मर्डर कर दोगे तो आपको फांसी की सजा हो जाएगी। अभी तो फांसी की सजा है, ये डेप्रिवेशन ऑफ लाइफ ही तो है। पर आपका आर्टिकल 21 तो कह रहा है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ। कोर्ट तो फांसी की सजा देके इज डिप्राइविंग माई सेल्फ फ्रॉम माई लाइफ। मेरा आर्टिकल 21 का आपने वॉल्यूशन कर दिया। कह रहे हैं इन व्यक्ति को जेल भेजो, भाई इन्होंने चोरी की है। अरे आप मुझे चोरी के जेल भेज रहे हो, मेरी पर्सनल लिबर्टी तो खत्म ही हो गई, अब तो मैं जेल में ही रहूंगा। ये तो मेरा आर्टिकल 21 राइट देता है, तो उसको आगे पढ़ लेना चाहिए क्योंकि 100 बार ये बात कही गई है कि नो राइट इज एब्सोल्यूट। यू शैल बी, you will be deprived of your life, you will be deprived of your personal liberty when you are against the procedure established by law. क्लियर हो गया डेफिनेशन? अब पढ़ लीजिए AK गोपालन केस। AK गोपालन जो है सर्च करिए आप लोग, ये शायद लेफ्टिस्ट चीफ मिनिस्टर रहे हैं, पॉलिटिशियन रहे हैं। AK गोपालन बहुत फेमस नेम है। 여기 투항시킬래? यस, AK गोपालन रहे हैं कम्युनिस्ट पार्टी के और लोकसभा में भी रहे हैं कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट फ्रॉम केरल। ठीक है, तो ऐसा हुआ प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट जब आया 1950 में, ठीक है, जो तेजस्विनी का प्रश्न था बीच में, यस कम्युनिस्ट लीडर रहने का मैगजीन, जो बीच में प्रश्न था ब्रेन मैपिंग, साइको एनालिसिस, नर्व टेस्टिंग, एक्चुअली में ना ये भी एविडेंस नहीं होता है। 수강으로 쓰였습니다. इसके बेसिस पे अगर कुछ पाया जाता है तो वो एविडेंस होता है। ठीक है, लीगल उस पर डेफिनेशन में ऐसा है। वो ये प्रयास करते हैं, जैसे कि क्या बोला भैया आपने, तेजस्विनी जी ने, ये आर्टिकल 20 को खत्म, फिर से थोड़ा पीछे जा रहे हैं हम लोग कि क्या हुआ आर्टिकल 20 में। उन्होंने बोला कि यू कैन नॉट बी विटनेस अगेंस्ट योरसेल्फ। उन्होंने कहा सर आप इनको अभी वो वाला टेस्ट दीजिए। कौन सा टेस्ट होता है? अरे जहां पे वो कुछ इंजेक्ट करके पता करते हैं, वो बोलता है
narco test, polygraph. It is now 3:30 p.m. Narco test. नार्को टेस्ट, यस। नार्को टेस्ट में इन्होंने जो है हमको लगा दिया कि भैया पता करो इन्होंने किया है कमिट। नार्को टेस्ट में मैंने बोला कि हाँ 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 नार्को में तो तुमने क्राइम किया है? मैंने बोला हाँ मैंने क्राइम किया है। तुम अपराधी हो? हाँ मैं अपराधी हूं। तो क्या सजा दे दोगे मुझे? क्यों सॉरी ज्योति? ये पॉसिबल नहीं है सजा देना। वो एक मीडियम हो सकता है लेकिन उसमें एब्सोल्युटली सजा देना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो आधे तो अपने होश में भी नहीं रहता है, तो वो उसकी हर बात सही हो, वो एकदम 100% एक्यूरेट दे, वो ठीक है। और बताएं कोई? सर नार्को मैनिपुलेटिव भी हो सकता है ना? राइट विशाल जी, इसीलिए सर हम उसका कॉन्क्रीटनेस टेस्ट नहीं कर सकते कि इफ इट्स 100% एक्यूरेट और नॉट। राइट। फिर सूर्य ज्योति ने प्रश्न किया क्या, अच्छा अगर तुमने क्राइम किया था तो किससे मारा? हमने कहा चाकू से। फिर सूर्य ज्योति ने कहा वो चाकू तुमने कहाँ छिपाया? मैंने बोला गार्डन में तीसरे कमरे के नीचे वाली जमीन में खोद के डाल दिया है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक। सूर्य ज्योति जी गई, पुलिस है वो, उन्होंने गमला हटाया, जमीन खोदी, 2 फीट नीचे वो चाकू निकला फ्रेश। ठीक है, उसमें ब्लड स्टेन्स भी पाए गए। अब क्या मुझे सजा दे सकती है सूर्य ज्योति? यस सर। यस सर। क्यों? सर क्योंकि वो रिपोर्ट में आ जाएगा कि वो उसके ब्लड स्टेन्स है, एंड ऑल्सो उसने जो बोला उस बात का प्रूफ मिल गया। सो मैं नहीं मारा है, वेपन मिला है। सर मिला आपकी वजह से है ना। मैंने तो नार्को में बोला था। वैसे यू आर राइट, इसीलिए नार्को टेस्ट के स्टेटमेंट्स वन कैन नॉट प्रोसिक्यूट एनीवन बेस्ड ऑन नार्को। बट लो, अरे भैया ये तो हमको लगा एआई ने भेजा है, ये मृण्मय जी ने भेजा है। वेरी राइट, एग्जैक्ट स्टेटमेंट, बट एविडेंस जो उससे हम लोगों को मिल रहे हैं, ठीक है, उसको हम कॉन्क्रीट मान सकते हैं और उससे हम इस कंक्लूजन पे आते हैं कि ये किया ही होगा, कि ये इनको पता है कहां है वेपन। समझ गए? लेकिन जब तक कोई ऐसी फाइंडिंग नहीं होती है तो मेरे स्टेटमेंट में सजा नहीं हो पाएगी। ठीक है, कौन सा नंबर यूज किया था, कब आपने फोन कॉल किया था, किस किस को फोन कॉल किया था, ये सब चीजें हैं जो चीजें निकलवा देती। ओके, तो ये आपकी आर्टिकल 20 वाली बात थी, वो बात कंप्लीट हुई। 21 पे हम लोग आ गए थे और मैंने आपको बताया था कि भैया no person shall be deprived of his life and liberty and person shall be deprived of his life and personal liberty when it is against the procedure established by law। procedure established by law पे मैंने आपको एक गोपालन बताया, कम्युनिस्ट लीडर थे, कम्युनिस्ट के पीछे पड़ी थी कांग्रेस उस वक्त, नॉट इन नेगेटिव सेंस, मतलब इनमें आपस में टसल था और सिक्योरिटी की बहुत बात आती थी क्योंकि कम्युनिस्ट लोगों का ये बोलना था हथियार उठा लो, रेवोल्यूशन। एक तो रेवोल्यूशन करने के लिए वो थे, तो उन्होंने प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट बनाया। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट ये बोला गया कि सिटीजन्स का फ्रीडम है 1D में। अब 1D में कौन सा है? राइट टू मूवमेंट, राइट टू रिजाइड, बताइए। मूवमेंट जो 1D में मूवमेंट है और दूसरा पर्सनल लिबर्टी, इसको तो इन्होंने बिल्कुल खत्म ही कर दिया है एक गोपालन। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट में प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है पहले ये जान लीजिए। डिटेंशन मतलब किसी को पकड़ के धर लेना, डर के रख लेना, ठीक है। क्यूरेटिव डिटेंशन होता है मतलब भैया ये अपराधी है, इन्होंने किया है, ये सिद्ध हो गया, इनको पकड़ के धर दो अब जेल में, क्योंकि ये फिर और कुछ कमिट ना करे, दूसरों को इन्फ्लुएंस ना करे। इसको बोलते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन, ठीक है।
पनिशमेंट के रूप में। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब यह है कि भैया अभी अपराध किया है कि नहीं पता नहीं, करेगा कि नहीं पता नहीं, इसको पहले रख लो, प्रिवेंट करो, ये कुछ पंगा कर देगा। तो जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है ये बहुत खतरनाक लॉ है सरकार के हाथ में। जब चाहे जैसे धर दे। मोदी जी पावर में है तो राहुल जी को प्रिवेंटिव डिटेंशन करा दे, राहुल जी पावर में तो मोदी जी को प्रिवेंटिव डिटेंशन में करा दे। क्या बोलेंगे? ये अपराध कर सकते हैं। समझ गए? प्रिवेंटिव डिटेंशन के अगेंस्ट, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अगेंस्ट ए के गोपालन ने केस किया। कोर्ट उस वक्त मेजरली कांग्रेस इन्फ्लुएंस थी, उन्होंने सीधी ये बात बोली, भैया प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ है, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट संसद ने पारित किया है। नाउ दिस लॉ हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, दिस प्रोसीजर हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। क्लियर? ए के गोपालन केस में इन्होंने ये बोला कि नाउ दिस इज एस्टैब्लिश्ड लॉ एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल। गॉट इट? किसी को कोई कंफ्यूजन? ठीक है। अगला केस आया लगभग 28 साल बाद, मेनका गांधी का केस। उसमें जो आइडिया था प्रिवेंटिव डिटेंशन प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ का, उसको थोड़ा सा अलग इंटरप्रेट किया। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये कौन बोला? अंकिता जी। ठीक है, राइट। अब जब केस आया तो उन्होंने ये बोला कि भैया, केस को एक बार आपको पढ़ना पड़ेगा, कि ऐसा नहीं है कि सरकार कुछ भी बना दे। सरकार कल को बोल दे ये प्रिवेंटिव डिटेंशन तो 20 साल तक के लिए अलाउड है, तो कहीं ना कहीं आपने आत्मा तो मारी दी आर्टिकल 21 की, संविधान की। सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स बना दो भाई। हमारा ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स एक्ट कहता है, हमने अभी पास किया है 4 दिन पहले संसद से। लोग कोर्ट से कहा भैया ये कैसा एक्ट पास कर दिया इन्होंने, बचाओ हमें बचाओ, ये तो तानाशाही है, आर्बिट्रेरी है। कोर्ट ने बोला भैया बचा नहीं सकते, ये तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ है। आपका तो आर्टिकल 21 भी प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ से खत्म हो जाता है। क्लियर? समझ गए? तो फिर क्या बोला है मेनका गांधी केस में कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ हो तो भी, देखिए इसको और थोड़ा सा आपको समझाता हूं, एक वर्ड देखें। जब ए के गोपालन का केस हुआ तो इन्होंने ये बात बोली थी कि देखिए आर्बिट्रेरी एक्शंस, मतलब मन माना तानाशाही वाला जो एक्शन है, ठीक है जी, बोलें जी। यूएपीएपी प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट ही है, हर जगह होते रहते हैं ऐसे इसमें। तो ए के गोपालन में ये बोला गया कि आर्बिट्रेरी एक्शन के अगेंस्ट लाई करता है कब? जब वो आर्बिट्रेरी एक्शन एग्जीक्यूटिव एक्शन, का मतलब ये है आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एक्शन के अगेंस्ट तो आर्टिकल 21 लाई करता है, ठीक है, लेकिन आर्बिट्रेरी लेजिस्लेटिव एक्शन के लिए नहीं करता है, क्योंकि लेजिस्लेटिव एक्शन जो है वो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है। गॉट इट? तो मेनका गांधी केस में इन्होंने ये बोला कि एग्जीक्यूटिव, आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट तो लाइक करता ही करता है, बट आर्बिट्रेरी लेजिस्लेटिव एक्शन के खिलाफ भी लाई करता है। लेजिस्लेटिव एक्शन आपने क्या बनाया, 20 साल के लिए प्रिवेंट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, रखो इनको जेल में, ये आर्बिट्रेरी लेजिस्लेटिव एक्शन। तो मेनका गांधी केस में जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ है उसको बदल दिया गया, उसका इंटरप्रिटेशन। इससे पहले ये इंटरप्रिटेशन था कि जो भी कानून बना दे सरकार वो मान लो। बाद में ये हुआ कि ऐसा नहीं है, ये लड़ाई वही पहुंचती है 13(4) में, याद हो आपको, आर्टिकल 13(4) में हमने पढ़ाई की थी। आर्टिकल 13(4) याद है आप लोगों को? An amendment will not come under the definition
amendment done under 368 will not come under the definition of this article 13. समझ गए? तो मतलब ये था अमेंडमेंट कुछ भी कर दो, चाहे वो पार्ट 3 से इनकंसिस्टेंट हो चाहे किसी से हो, वो माना जाएगा। अब मेन का गांधी केस में उसको शिफ्ट कर दिया, और इसको अगर ब्रॉडली डिफाइन करें तो जो एनालिटिकल डेफिनेशन ऑफ लॉ होती है, जिसमें बोला जाता है कानून वो है जो सरकार ने लागू कर दिया, उसको कॉन्सेप्ट को अब थोड़ा कम माना गया। और अब क्या माना गया? ये माना गया कि जो लॉ राइट है वो इंप्लीमेंट होना चाहिए। अब लेजिस्लेचर को अगर उसने रॉन्ग बनाया है तो उसको जुडिशरी स्ट्रक डाउन कर देगी। क्लियर? यस सर। थोड़ा सा टिपिकल है, इसी को बोलते हैं, ये जो सुनी राइट, इसी को बोलते हैं क्या? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक है? यस सर। भैया कंफ्यूजन है किसी को? होना ही चाहिए, ये कॉन्सेप्ट बड़े बड़े हैं, एक बार समझ गया तो मजा ही आ जाएगा। ठीक है? Thereon we shifted from procedure established by law to due process of law, और अब you shall be deprived, earlier you can एग्जाम्पल और देता हूं, लीजिए आपको। If I exactly remember, एडीएम जबलपुर का केस था, वो इमरजेंसी में जब ये एचआर खन्ना के पास डाला गया तो ये बोला गया कि जब नेशनल इमरजेंसी लग जाती है, जब नेशनल इमरजेंसी लग जाती है तब क्या राइट टू लाइफ भी बंद सीज हो जाएगा? क्योंकि नेशनल इमरजेंसी ये बोलती है कि जब इमरजेंसी लागू होगी तो पार्ट 3 सस्पेंड हो जाएगा, तो क्या राइट टू लाइफ भी सस्पेंड हो जाएगा? जो मार दिया तो मर जाएगा वो? तो पहले इंटरप्रिटेशन ये आया गया, हाँ, लेकिन 2021 एलियनेबल है, इनएलियनेबल है, ये कब कहा गया तेजस्विनी जी? ये ढूंढ के बताइए, ये पहले नहीं कहा गया था। एचआर खन्ना वाले जजमेंट में सिर्फ अकेले एचआर खन्ना डिसेंटिंग थे, 4 जजेस वर अगेंस्ट, was for this, और बाद में एचआर खन्ना का जो अकेला जो डिसेंटिंग जजमेंट था उसको बाद में राइट घोषित किया गया 1980s तक। तब आपको तेजस्विनी ये बताएंगे लिख के, तब मैं आपको हीबस कॉर्पस केस, दैट इज एडीएम जबलपुर। यस, लॉ किया है क्या आपने? कि एआई है तो सब पता है। कौन से वर्ष में पूरा किया आपने? 23 में। ठीक है। राइट ऑफ, सॉरी आप सुनिए, 21 में बहुत केस आएंगे, केस आते ही जाएंगे। 21 के इतने इंटरप्रिटेशन है। एक तो 2010 में 2011 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन में स्वामी रामदेव सो गए थे रामलीला मैदान में, पुलिस आई उठा के ले गई उनको, सो रहे थे अच्छा खासा, उन्होंने केस डाल दिया कि भैया आई हैव अ राइट टू स्लीप। पुलिस ने वो भी, कोर्ट ने वो भी कहा यस यू हैव अ राइट टू स्लीप। थोड़ी पुलिस उठा के ले जाएगी किसी खामा खा। तो ऐसे ही एक बहुत केस आए थे, अब इनके नाम नहीं दिए मैंने आपको। यस, तो ये आप पढ़ लीजिए, राइट टू प्राइवेसी भी इसी के अंदर आ रहा है। तो अभी पुत्ता स्वामी केस में आया, इफ यू रिमेंबर, जस्टिस पुत्ता स्वामी, उससे पहले इसको माना नहीं गया था। राइट टू गो अब्रॉड है, राइट टू शेल्टर है, राइट अगेंस्ट पॉलिटिकल कन्फाइनमेंट, राइट टू सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, राइट अगेंस्ट हैंडकफिंग, राइट अगेंस्ट कस्टोडियल डेथ, राइट अगेंस्ट डिलेड एग्जीक्यूशन। ठीक है, ये सारे छोटे मोटे राइट्स है। राइट टू एजुकेशन, प्रोटेक्शन ऑफ अंडर ट्रायल्स, ये सब आप लोग पढ़ लीजिए, थोड़े थोड़े हैं। एडीएम जबलपुर से शिवाकांत शुक्ला, और अभी जाके संसद में हमारे होम मिनिस्टर ने भी तो नाम दिया था इसका, एडीएम जबलपुर शिवाकांत शुक्ला का जजमेंट का। अब 21 आपको बाद में पढ़ाएंगे, हम तो भैया थक गए आज। सर हैंडकफिंग क्या होता है? हथकड़ी। ठीक है, तो मतलब अब क्या इसका स्पेसिफिक वो था, अपराधी को हैंडकफिंग कर सकते हैं एक्यूज्ड अगर ऐसा लग रहा है। अब इसका बहुत स्पेसिफिक तो हुआ, पढ़ना पड़ेगा क्या इंटरप्रिटेशन कोर्ट ने दिया था, बट ये बेसिक राइट्स है।
अभी बुक में भी बहुत जनरलाइज करके दिए गए, क्योंकि आगे पढ़ा जाए। It is now 3:45 p.m. सर हाँ सर एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछ सकता हूँ क्या? एक सेकंड बाद पूछिएगा। ये लोग बताते पहले कि आगे पढ़ा जाए कि ना पढ़ा जाए, फिर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उठा लेंगे। पढ़ा जाए? नहीं सर। यस सर। फिर तो स्वयं से पढ़ा जाए। हमारी तो आज हालत ऐसी है, ठीक है। अब 21 है, 21 इंटरेस्टिंग नहीं है। बैक टू एजुकेशन, अब कुछ योर विश आ गया, तो 21 में बहुत ऐसा मजा नहीं आएगा, ठीक है। अब मजा आएगा आपको 25-26 में, जब आप रिलीजन वाला पढ़ेंगे, ठीक है। फिर मजा आएगा आपको 29-30 में, और फिर मजा आएगा आपको सबसे इंपॉर्टेंट 32 में, 32 में, ठीक है। तो मेरा तो लॉ का टेस्ट लेने लग गया मुझे। ये कौन से केस में किया था डीवाई चंद्रचूड़ को क्रिटिसाइज? ये राइट टू प्राइवेसी में तो किया था, किसी के अगेंस्ट जजमेंट दिया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और कोई जजमेंट था? बताइएगा आप लोग, ठीक है। तो हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। जी सर। एक चीज डाउट था, कभी भी लॉ पढ़िएगा तो बहुत कनेक्ट करके पढ़िएगा। लॉन्ग टर्म तैयारी करिए। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब ये नहीं तैयारी करते ही रहिए, लेकिन ऐसा ना हो कि आप एक प्रोविजन तो आपने पढ़ लिया और महीने बाद भूल गए उसको। लीजिए, मेरा तो जरा ये आईपैड चला गया, बैटरी चली गई। मैं स्क्रीन शेयर ऑफ करता हूं ताकि मैं आप लोगों की शक्लें देखूं। हाँ, तो लॉन्ग टर्म आप लोग को तैयारी इन द सेंस करनी चाहिए कि क्या होगा। मैं बहुत एग्जैक्टली इस पे बहुत अभी अपडेटेड नहीं हूं, इतनी वाइड तो चीजें हैं, रोज कुछ ना कुछ आता है, ठीक। तो जैसे एक गोपाल अनस के बारे में आपको पढ़ना चाहिए, कमर सीडर क्या था, उस वक्त की पॉलिटिकल सिचुएशंस को अगर आप पढ़ लेंगे ना तो बहुत चीजें समझ में आ जाएंगी। जितने अमेंडमेंट्स हुए हैं बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल कंडीशंस के कारण बहुत हुए हैं। 1950 का जो इंटरप्रिटेशन है तो का वो फॉर गवर्नमेंट जा रहा है, 78 का फॉर गवर्नमेंट नहीं जा रहा है। क्यों? सरकार हिल गई है, ठीक है। जनता पार्टी 77 में आ गई थी, जो भी ऐसे याद पड़ा 79 तक थी। तो ये सब आपको जो है डेट डेडलाइंस याद करनी पड़ेंगी सब, और सब इंटरकनेक्टेड है, ठीक। अभी ये भी पढ़ना पड़ेगा कौन कौन प्राइम मिनिस्टर है, कौन कौन प्रेसिडेंट है, कौन कौन वाइस प्रेसिडेंट रहे, सब कनेक्ट हो जाएगा आपस में। चलिए, विशाल जी क्या पूछ रहे थे आप? सर मतलब जैसे राइट टू वोट है, और जो लोग जेल में रहते हैं उन लोग का भी वोट वो जैसे नहीं होता है या होता है? सर नहीं होता है जी, व्हाट आई रिमेंबर। ओके सर, नहीं होता। एनीथिंग एल्स? नथिंग सर, थैंक यू। और कोई? सर एक क्वेश्चन है, सर लॉ ऑप्शनल का क्लास होगा क्या? बिल्कुल होगा, जेएन पांडे से पढ़ा जाएगा इन डेप्थ, ठीक है। सर आई हैड अ डाउट। यस सर आपने आर्टिकल 20 क्लॉज 1 में कहा था एक्सपोज फैक्टो लॉ के अंदर कि वो क्रिमिनल लॉ में अप्लाई नहीं होता रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, तो क्रिमिनल लॉ के आउटसाइड वो अप्लाई हो सकता है? यस, सिविल में हो सकता है। ओके सर। सिविल में हो जाएगा। सरकार ने अगर ये बोला कि इस तारीख से पहले जिन्होंने इनकम टैक्स नहीं दिया था, ऐसे कुछ करके मतलब फलाने, वो उनको अब देने हैं, या एग्जैक्टली वो एग्जांपल्स निकालने पड़ेंगे, सिविल नेचर में ये होगा। जैसे कि उन्होंने बोला कि
कॉन्ट्रैक्ट्स को लेके हैं चीजें, फैमिली लॉ को लेके हैं चीजें जो क्रिमिनल इन नेचर नहीं है, उसमें रेट्रोस्पेक्टिव लागू होता है। मैं एग्जैक्टली याद नहीं कर पा रहा हूँ कौन से ऐसे केसेस थे, बट बहुत है, कॉमन। तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से चीजें लागू होती। Anyone else? So then why not crime? Why not criminal law? हाँ, बिकॉज उसमें मिसयूज बहुत हो जाएगा। अच्छा, दूसरा ये भी है, मिसयूज के अलावा भी ये है, फॉर एग्जाम्पल क्या मतलब, ये देखिए ये बेसिस ऑफ इक्विटी भी है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी भी है, इसमें इक्विटी भी बोलूंगा या फिर प्रूडेंस बोलूंगा, नॉट इक्विटी, प्रूडेंस है कि आप व्यक्ति को उसी चीज की सजा दे सकते हो जिस वक्त आपने जिस वक्त उसने जो क्राइम किया है, जिस वक्त उसने वो क्राइम किया वो क्राइम ही नहीं है। अगर ये तो मैंने आपको बड़े बड़े एग्जांपल दे दिया कि किडनैपिंग है, मर्डर है, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल नहीं है। प्रैक्टिकल एग्जांपल तो इसका पनिशमेंट से आएगा, है ना, कि पहले तो सरकार बोलती थी 1 साल की सजा है, अब मैंने एक क्राइम कर दिया तो उस पर 10 साल की सजा कर दी। तो रॉन्ग मेरे साथ हो गया, इंडिविजुअल के साथ हो गया, इंडिविजुअल ऑल्सो मैटर्स, ठीक है। इसलिए दूसरा ये, जयश्री जी, थोड़ा आप जब लॉ इन डेप्थ सोसाइटी को समझेंगे तो आप समझ जाएंगे कि एक्चुअली में देयर आर वेरी मेनी एरियाज जहां पे हम नहीं डिसाइड कर पाते कि इधर वी शुड गो दिस वे और दैट वे। जैसे एग्जांपल, आप लोग मैरिटल रेप को कॉन्सेप्ट को बहुत सुनते हैं जो प्रोपोगेट किया जाता है, वो इतना ग्रे एरिया है ना, ग्रे, आप लोग फिर से समझ गए ना ग्रे एरिया व्हाट आई मीन। देयर आर व्हाइट्स, देयर आर ब्लैक्स व्हिच आर क्रिस्टल क्लियर, ये सही है गलत, ग्रेज यस राइट, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, ग्रे एरियाज वो जब डिफाइन ही नहीं कर पा रहे हो किसने किया, क्योंकि सब जो है ये जजमेंट तो जज को देना है, वकील को पेश करना है। और मैरिटल रेप कैसे कि भाई मैं 4 वर्ष से इनके साथ थी, मेरे संबंध थे, है ना, और मेरा ये सब कुछ फोर्स था, इसलिए मैरिटल रेप है, अगर ऑफेंस बना दिया इनको सजा दो। वो ये कह रहा है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि कभी भाई ये इनका इंटेंशन नहीं था। अब जज कैसे डिसाइड करे, ठीक है, दोनों की टेस्टिमनी सही हो सकती है भाई। हो सकता है उस फीमेल के मन में आ गया हो कि भाई ना इनसे डाइवोर्स लेना है तो उनको धमकाओ, और हो सकता है मेल असल में एक्सप्लॉइट कर रहा हो। तो ये ग्रे एरियाज हैं, दीज थिंग्स अभी इसको सोसाइटी छोड़ देती है, एड्रेस नहीं करती। अब जैसे कोई जनाब लेके आए, हाँ कोई जनाब लेके आए, भैया रेप तो भाई मर्दों का भी होता है। अब इतना ग्रे एरिया है ना, इम्प्रैक्टिकल सा हो सकता है, लेकिन हम इन ग्रे एरियाज को छोड़ना पड़ता है। जैसे जी ने पूछा कि क्यों नहीं करते क्रिमिनल में भी एक्सप्लोर, कुछ चीजें छोड़ देते हैं, है ना। ऑल्सो कि वो प्रूडेंस पे अलाउ नहीं कर रहा है, जो ऑफेंस जब की सजा थी तभी का होना। और जैसा एग्जांपल्स मैंने दिए वो ऐसे इम्प्रैक्टिकल एग्जांपल मिलते नहीं है, वो तो मैं कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए बड़े एग्जांपल दी थी, ठीक है। यूजुअली वो पनिशमेंट से रिलेटेड है और निर्भया वाला केस इज एप्ट फॉर इट। एनीबॉडी एल्स? सर इसलिए तो मर जाते हैं ना आदमी लोग। जोर से बोलिए विशाल जी। सर इसलिए तो आदमी लोग मर जाते हैं ना। इस साल या प्रीवियस साल में तो इतना लड़का मर गया वो लड़की लोग के लिए। अरे तो लड़की लोग भी तो मरा है सर, मरा है हाँ, किंतु उनके लिए केस आप कर सकते हैं, किंतु लड़का लोग के लिए ज्यादातर केस सुना ही नहीं देता है। जो केस हुआ था, इसको सजा मिला था, अबेटमेंट टू सुसाइड में हो जाता है, एक सजा मिलती है। अबेटमेंट टू सुसाइड में सजा मिलती है, रेप में नहीं मिलती। अब किसी लड़के का रेप हुआ तो सजा नहीं मिलेगी, ठीक है सर। रेप नहीं, हाँ, अबेटमेंट टू सुसाइड में मिलती है विशाल जी। अबेटमेंट टू सुसाइड का मतलब ये है, लो जी तेजस्विनी जी करण भाई का केस और लेके आ गए, ये ग्रे एरियाज है भैया। अरे करण भैया ने केस ही नहीं किया तो क्या करें? करण भाई जी केस तो करें, किसने एक्सप्लॉइट किया उनको, ठीक है। मतलब सेक्सुअल असॉल्ट में तो आई जाएंगी चीजें। मैं स्पेसिफिकली, ये भी सही है, मैं स्पेसिफिकली कह रहा हूं कि फीमेल मेल का रेप करती है। डेफिनेशन अगर आप जाके पढ़ोगे ना, मेल जब फीमेल का रेप करता है ऐसी डेफिनेशन दी हुई आईपीसी में, तो यही थी। अब बदल गई हो, नहीं बदली होगी, जेंडर न्यूट्रल नहीं किया इसको। जेंडर न्यूट्रल कर देंगे तो सोसाइटी अभी
ग्रे एरियाज बहुत है, तो अभी छोड़ ही दो भैया आप तो। अभी सोसाइटी को समझो, फिर समझ में आएगा कुछ चीज में शांत रहना ठीक है, कुछ चीज पे बोलना ठीक है, ठीक है। और हो सकता है बोलने वाले से जिस पे आप बोल रहे हो उससे आप सहमत नहीं थे, और जिस पे आप शांत हो उस पे सहमत हो पर बोल नहीं पा रहे हो। इज हाई फ्लक्स नाउ, इसका मतलब क्या हुआ? वही हमारी एआई को शब्द प्रदान करें, हाई चेंजेस सोसाइटल चेंजेस। भारतीय वर्जन ले आओ भैया कोई, थोड़ा सा, ये बड़े कठिन शब्द हैं, ठीक है। एनीथिंग एल्स? अरे अटेंडेंस का कुछ अटेंडेंस आप लोगों ने कर दी? नहीं सर। आपा धापी छा रही है, ये दो शब्द दे दिए उन्होंने, अब मैं ये भी नहीं समझ पा रहा। अटेंडेंस लिंक नहीं है क्या? डिसऑर्डरली सिचुएशन। अच्छा, वैसे हर जगह ये इंडिया बोल लेते हैं हम लोग। वेस्टर्नाइज हो गया है बहुत, इंडियनाइज करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, यू राइट। बस इंडियनाइज की डेफिनेशन हमको और थोड़ा इंडियन चीजों को समझ के डिसाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। वरना होगा क्या, जो मेजोरिटी में है वो इंपोज कर देंगे। इंडियनाइजेशन की बात कर रहा हूं। लेट्स लीव असाइड द अब्राहमिक थिंग्स, द वेस्टर्न थिंग्स, भारतीयइज्ड, लेकिन वो भी डिफाइन करना पड़ेगा। कहीं नॉर्थ वाले इंपोज कर देते हैं, कहीं साउथ वाले इंपोज कर देते हैं, क्या है। और वो जो ये समझ गया वो उसी पे विजन होगा और वो विजनरी लीडर बन जाता है। मैंने एग्जांपल आपको इसीलिए बोला था कि गांधी प्रोपोगेट हिंदी क्यों कर रहे हैं भाई। मैं अभी भी नहीं बोल रहा हूं कि मैं हिंदी के फॉर हूं, मैं कह रहा हूं आपको लिंक लैंग्वेज तो रखनी पड़ेगी। अगर हम 1940s 50s में पहुंच जाएं और जहां देखे जाए इंग्लिश इज लेस देन 1%, कुछ लोग बोलते थे इंग्लिश बस, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वील हैव टू चूज अ कॉमन लैंग्वेज। गुजराती जो खुद लिखते थे, गुजराती में किताब लिख रहे हैं, गुजराती बोलते थे, पूछे मजामा, ठीक, वो बोल रहे हैं हिंदी कर दो बिकॉज ऑफ मेजोरिटी बोल रही है। इन्होंने क्या किया कि तुम भैया आपस में मत लड़ो, हिंदी वाले लड़ रहे हैं तमिलनाडु वालों से, बंगाली वाले लड़ रहे हैं गुजराती वालों से, तुम सब आपस में लड़ रहे हो तो भैया तुम लो, सबको सजा मिलेगी, सब पढ़ो इंग्लिश। अब पढ़ा रहे इंग्लिश, ठीक है। और जो लोग सोच रहे हैं कि बढ़िया ही पढ़ा दी इंग्लिश, तो वो असल में समझिए बचपन से इंग्लिश पढ़ रहे हैं आप, इसके लिए आपको लग रहा है बढ़िया पढ़ा दी। जिन्होंने नहीं पढ़ी उनके लिए वो डिसएडवांटेज है बिकॉज ऑफ द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो छोड़िए, हिंदुस्तानी मस्ट बी प्रमोटेड, तेजस्वी जी का कहना है। पूरे एआई है भैया, जो भी है भैया। आपको अटेंडेंस शीट करानी है, अटेंडेंस शीट कहां से मंगाए आपके लिए? तब कोई कुछ पूछ लीजिए, अटेंडेंस शीट मंगा लेते हैं। सर बताइए। सर आप क्या कॉलेज में पढ़ाते हैं क्या सर? नहीं, ये अभी तो मैं पीएचडी कर रहा हूँ ना। नहीं, आप अगर पढ़ाते हैं ना तो मजा आ जाएगा। मतलब आपका क्लास इतना इंटरेस्टिंग है कि मतलब वो मैं सोसाइटी से और पॉलिटिक्स से जोड़ देता हूँ उसको, है ना। हाँ सर। और मेरा मानना भी यही है कि एक्चुअल समझ तो भी आएगा, प्रोविजन रख के क्या हो जाएगा। अटेंडेंस लिंक भेज दीजिए। नहीं, बच्चे बता रहे हैं सर लिंक नहीं फिर भेज दीजिए। मैं बात करूं बच्चों से। हाँ, तो वो यही रीजन है। और मैं आपको बताऊं, आपकी स्टडी अगर ऐसे होगी ना, थैंक यू सर, बोलिंग सर, लेकिन अगर स्टडी अगर आपकी ऐसी होगी ना तभी वो रिफ्लेक्ट होगी। वरना मेरे किताबी कीड़े पड़े हैं और वो सोसाइटी में फिटिंग नहीं है। और मैं आपसे कह रहा हूं कि आपकी स्टडी भी नहीं है। आपने सोसाइटी और पॉलिटिक्स को समझ लिया तो भी आप सक्सेसफुल हैं, लेकिन सिर्फ किताब वाला सक्सेसफुल नहीं है। इसलिए आपके कॉलेज टाइम में जितने टॉपर्स रहे, अगर वो सिर्फ किताब तक स्टिक रह गए और उनके घर वालों ने उनको बाहर नहीं भेजा
विद प्रोटेक्शन। बाहर जाएंगे तो देयर विल बी वल्नरेबिलिटी, बट एक गाइडेंस होनी चाहिए, गार्जियनशिप होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब है नहीं बाहर नहीं भेजेंगे। सारी दुनिया आपने It is कपड़े मिला now के दे 4 दी, p.m. तो लाइफ एक्सपीरियंस नहीं होगा, और लाइफ एक्सपीरियंस नहीं होगा तो सक्सेसफुल नहीं होगा। बाकी जितने लोग टॉप मार रहे हैं उनसे ज्यादा सक्सेसफुल वो हो जाते हैं जो मीडियोकर है या पीछे है। कोई बिजनेस कर रहा है, कोई पॉलिटिक्स में है, ठीक है, कोई कुछ कर रहा है। वाह, नाउ आई लिव एंड ब्रीथ लॉ। आपने तो लगता है इससे पहले लिव एंड ब्रीथ लिटरेचर कर रखा है, लिटरेचर के स्टूडेंट है, ऐसी शब्दावली। वाह वाह, अमेजिंग चॉइस ऑफ वर्ड्स। ठीक है, तो आप लोग से मैं रिकमेंड करूंगा, आप लोग एक मिशन पे हैं यूपीएससी के, दैट्स फाइन। जो भी आपके स्पेयर टाइम हो, आपको एक, यू शुड नेवर स्टिक टू वन सर्किल। भांति भांति के लोगों से मिलो, भांति भांति के लोगों से बात करो, बहुत स्लो प्रोसेस है। देश में घूमो फिरो भी, कम में रह के नौकरी पाके कोई मजा नहीं है। जिनको नौकरी मिल भी गई ना तो अब साइडलाइन कर देंगे, जाओ उस डिपार्टमेंट में काम करो। चार्ज उस डीएम का उसे ही मिलेगा जो चीजें समझता है, डिप्लोमेसी भी आती है उसे, दिस इज ऑल्सो एन आर्ट। तो होलिस्टिक स्टडी होगी तभी आएगा मजा, क्योंकि होलिस्टिक स्टडी कर ली तो आप एग्जाम में सक्सेसफुल होना हो, लाइफ में हो जाओगे सक्सेसफुल। ठीक है, अरे ये मैं बहुत बोल देता हूँ बार बार, लोग ऐसा ना सोचे कि सर तो एग्जाम के लिए मोटिवेट ही नहीं करते। यानी एग्जाम भी बिल्कुल निकले भैया सबका, पर मैं ये बता रहा हूँ कि सिर्फ लिमिटेड थिंकिंग रखोगे तो दिक्कत हो जाएगी। थिंकिंग उससे आगे, मैंने बोला था दिस इज जस्ट अ स्टेप, उससे आगे का एम करना है। अब उससे आगे का एम ये नहीं कि भैया अब परमानेंट एग्जीक्यूटिव मिला है, अब मैं रिजाइन करके टेम्पररी एग्जीक्यूटिव में जाऊंगा, राजनेता बनूंगा और ऊपर जाऊंगा, ये सब चीजें नहीं है। वेंकटेश जी, आपका ईमेल आईडी मिलेगा क्या बात करने के लिए? अरे भैया पहले पता नहीं वेंकटेश जी पुरुष है महिला है, अभी फोटो नहीं देखा है हमने, तो कृपया करके एक दूसरे को ऐसे मैसेज ना करें। ईमेल आईडी मिलेगा नहीं मिलेगा हमारे सामने ही बात कर ले, वरना ईशान सर जो है कहेंगे सर आपकी क्लास में क्या चल रहा है। वो एक मीम नहीं आया था कि उसमें ऑनलाइन क्लास में पिताजी ने रिपोर्ट ले ली थी कि ये बच्चा है क्लास में सर मैसेज कर रहा है, सर ने कहा मैं इसको ठीक करता हूं। ठीक है, अभी तो हम ही से बात कर लीजिए सब, और पुरुष है तो कर लीजिए बात, बाकी नहीं। बाकी हम बहुत घबराते हैं भैया, कहीं आ जाएगा सर की क्लास में ही दोस्तों को बातें शुरू हो गई। और यूपीएससी दोनों का धरा का धरा रह गया, देश भी धरा रह गया। अटेंडेंस लिंक आया आपके पास? अटेंडेंस लिंक के चक्कर में रुका हुआ हूं मैं। चलिए तक कुछ और बताइए सर। वक्फ बोर्ड आप लोग तो अभी से राजनीति में इंटरेस्टेड हो गए। आर्बिट्रेरी क्लॉज था, बहुत आ गया लिंक, बस आर्बिट्रेरी क्लॉज था, उसी को हिट किया, बाकी कुछ हिट नहीं किया। बाकी बहुत क्लोज सर्किल बना दिया था उन्होंने कि आपका क्लेम है, आप सीधे बोर्ड पे जाएगा, बोर्ड में आपके लोग बैठे, बोर्ड का डिसीजन में वक्फ के लोग बैठे, बोर्ड का डिसीजन हो गया, अपील कर सकते हो ट्रिब्यूनल में। ट्रिब्यूनल सरकारी होता है, स्टैट्यूटरी, उस ट्रिब्यूनल में लेकिन बैठेगा सिर्फ मुस्लिम जज। तो फिर उन्होंने उसको क्लोज इन कर दिया, सही गलत का पता नहीं लग रहा है। और उस ट्रिब्यूनल में कोई पेंडेंसी का कोई दिया ही नहीं कि 5 साल में केस खत्म होने, 10 साल में खत्म होने। बोर्ड ने डिसीजन दे दिया कि वक्फ की है, अब बोर्ड का आपने अपील किया है ट्रिब्यूनल में, आप ट्रिब्यूनल में बैठे रहो, हाई कोर्ट जा नहीं पाओगे क्योंकि ट्रिब्यूनल से डिसीजन आया नहीं है। ठीक है, हो गए अटेंडेंस, ट्रिब्यूनल से डिसीजन आया नहीं है तो आप रुके हुए हो। वक्फ बोर्ड ने आपके अगेंस्ट डिसीजन दे दिया तो आप एक क्लस्टर में फंस जाते थे। तो वक्फ बोर्ड को अभी ये इससे इंप्रूव कर दिया कि ट्रिब्यूनल में नॉन मुस्लिम भी डाल दिए हैं कि भाई नॉन मुस्लिम देख के बताएगा ये जो मुसलमानों की लड़ाई है आपस में, ये ठीक है कि गलत है। ठीक है, तो इस पे चेक इन किया गया है वक्फ के द्वारा। तो ये प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ बना रखा था वक्त में। कोर्ट में कोई ढंग का जज होता था, वो बोलता कि भैया इसको आप दी प्रोसेस ऑफ लॉ से ठीक करो। आर्बिट्रेरी लेजिस्लेटिव एक्शन, ये शब्द है, राइट। ओके सर, सी यू।
got disconnected. Can you resend the link?